चलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का टॉपिक क्या रहेगा? केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ वेरियस कंपाउंड। देखो, जब भी तुम पूरी केमिस्ट्री में कहीं भी पढ़ लोगे, रेडॉक्स में तुम्हारे जितने भी ऑक्सीडेशन स्टेट्स निकलेगी, तुमको स्ट्रक्चर आना चाहिए। बिना स्ट्रक्चर के तुम ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि वहाँ दो टर्म्स आ जाती है, ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर। अगर पहले कभी ढंग से पढ़ा होगा तो उसमें एक चीज़ को निकालने के लिए तुमको स्ट्रक्चर लगेगा, और एक चीज़ डायरेक्टली तुम H2SO4 लिखा तो 2 × 1+ वो उससे कर लोगे। लेकिन एक और चीज़ पूछेगा, नंबर और अपना क्या, ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट। तो स्टेट हमेशा तुम स्ट्रक्चर से ही निकाल पाते हो, क्योंकि कुछ स्ट्रक्चर ऐसे जाएंगे जिनके ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट अलग जाती है। ठीक है, तो वहाँ फिर फंस जाते हो कि फॉर्मूले से निकालने जाओगे, जो H2SO4 का जो अपन करते हैं ना, ये वाला मैंने बोला H2SO4, तो सल्फर का निकालना है तो 2 × 1 हाइड्रोजन का, प्लस सल्फर का X रखा है, प्लस -2 × 4 ये, ठीक है, = 0। और इससे जो ये निकालते हैं सल्फर के ऑक्सीडेशन स्टेट, 8 में से 2 गए 6 आएगा वो। ठीक है, तो ये वाली जो निकालते हैं ये ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर। लेकिन एक और चीज़ होती है ऑक्सीडेशन स्टेट। इसको थोड़ा सिस्टमेटिक लिखूं क्या? कोई बात नहीं, सब सिस्टमेटिक ही है, ये 1 ये 2। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन नंबर अपन ऐसे निकालते हैं फॉर्मूले से, ऑक्सीडेशन स्टेट निकलती है स्ट्रक्चर से, याद रखना। क्योंकि कुछ कंपाउंड्स ऐसे होंगे जिनमें ऑक्सीडेशन नंबर स्टेट सेम आती है, तब तो कोई दिक्कत नहीं होगी। इससे निकालोगे तो वही तुम्हारा नंबर भी रहेगा, वही तुम्हारा ऑक्सीडेशन स्टेट भी रहेगा। लेकिन कुछ कंपाउंड्स ऐसे होंगे जिनके ऑक्सीडेशन नंबर कुछ और आ रहा होगा, लेकिन जब फॉर्मूले से निकालोगे तो कुछ और जा रहा है। तो वो स्टेट पूछ रहा है कि नंबर, उसलिए तुमको स्ट्रक्चर आने चाहिए। तो रेडॉक्स में से 50 से 60 स्ट्रक्चर, अगर तुमने रेडॉक्स पढ़ा है तो बटरफ्लाई स्ट्रक्चर एक क्रोमियम का CrO5 कभी सुना होगा, ये होता है ना CrO5 CR बीच में, और ऐसे बटरफ्लाई स्ट्रक्चर बोलते हैं उसको। ठीक है, तो ये भी वहाँ पे आएगा। तो बिना तुमको स्ट्रक्चर जाने कैसे कर लोगे? तो तुमको स्ट्रक्चर रेडॉक्स में बहुत ज़्यादा काम आएगा। उसके बाद जब केमिकल बॉन्डिंग अभी ये कंटिन्यू में पढ़ ही रहे हो, तो आगे हाइब्रिडाइजेशन निकालने की 3-4 अलग अलग मेथड होती है। एक तुमने कहीं पढ़ी हो, हाफ ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस माइनस कैटायन, जो भी वो करता रहता है। एक ये होता है, एक होता है कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। एक होता है कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर 8 से ऊपर आ रहे हो तो 8 से डिवाइड करते हैं, फिर डिवाइड करते हैं, और ये होता है ना, एक यहाँ कुछ बचता है, एक यहाँ लिखते हैं ऊपर, तो जो नीचे बचा अगर वो वापस 8 से ज़्यादा आया तो वापस 8 से डिवाइड करूँ, 8 से कम आया तो 2 से डिवाइड करता हूँ, फिर क्वोशंट प्लस क्वोशंट को ऐड करके एक मेथड होती है। तो ऐसी 3 मेथड्स हैं जिनसे हाइब्रिडाइजेशन निकाले जा सकते हैं। सबसे सिंपल मेथड जो मुझे लगती है वो स्ट्रक्चर है। अगर तुमको स्ट्रक्चर आता है तो कोई डाउट ही नहीं है कि तुम कहीं गलत करोगे इलेक्ट्रॉन गिनने में या कुछ भी। स्ट्रक्चर में सिर्फ डंडे गिनने हैं, स्ट्रक्चर आता है तो डंडे तो गिन ही लोगे। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए भी मुझे चाहिए कि तुम लोग स्ट्रक्चर खुद से बना पाओ। इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, जितने भी स्ट्रक्चर्स अपने केमिस्ट्री में अलग अलग टॉपिक या अलग अलग उससे मिल रहे हैं ना, चाहे वो ऑक्सी एसिड्स के हों, चाहे आयनिक बॉन्ड के हो, चाहे कोऑर्डिनेट के, कोवलेंट के, किसी के भी, सारे एक साथ करवा देता हूँ, ताकि जब भी मैं बोलूँगा रेडॉक्स तो तुम यहाँ से स्ट्रक्चर रिवाइज करोगे वापस। हाइब्रिडाइजेशन तो एक बार स्ट्रक्चर रिवाइज करोगे सारे। क्लियर है सभी को? ठीक है, तो देखो, अपने को अलग अलग केमिकल कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर पढ़ना है, तो उसको मैं क्लासीफाई कर देता हूँ 2 या 3 पार्ट्स में। ठीक है, सबसे पहला पार्ट क्या रहेगा, कुछ आयनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनके स्ट्रक्चर होंगे, जैसे NaCl, Na+Cl- सिंपल सा। ठीक है, कुछ होंगे अपने कोवलेंट कंपाउंड्स जिनके स्ट्रक्चर होते हैं, कोवलेंट में CO2 हो गया, या जितने भी H2, O2, N2, H2SO4, समझ गए। और उसी में ऑक्सी एसिड्स वाली चीज़ें भी आएगी। कोवलेंट वाले में क्या आएगी, ऑक्सी एसिड्स, ब्रैकेट में लिख दिया ना, एंड ऑक्सी एसिड्स। थर्ड आता है अपना कोऑर्डिनेट। ठीक है, देखो, कोई भी स्ट्रक्चर ऐसा नहीं होगा जिसमें सिर्फ कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो और कुछ हो ही ना। पहले कोवलेंट बनेगा, उससे जब लिमिट ज़्यादा जारी होगी तो कोऑर्डिनेट बनाते हैं। तो कोऑर्डिनेट अकेला कभी भी नहीं बनेगा। उस कोऑर्डिनेट जिन भी स्ट्रक्चर में होगा उसमें पहले कोवलेंट तो हो गई, या फिर हो सकता है जब कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री तुम पढ़ोगे तो आयनिक पहले होता है, फिर कोवलेंट, फिर कोऑर्डिनेट। तो तीनों चीज़ें रहती है, अकेला कोवलेंट कोऑर्डिनेट कभी नहीं मिलेगा। समझ में आई ये चीज़? तो अपने पास 3 ही पड़े ना, बाकी तो कोई वेंडर वॉल और तो कोई ऐसे अलग से स्ट्रक्चर नहीं आते हैं, क्योंकि वो तो 2 अलग अलग मॉलिक्यूल, उनका क्या स्ट्रक्चर है, समझ गया ना, वो तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बस। तो आयनिक के कुछ स्ट्रक्चर आते हैं,
कोवलेंट के कुछ आते हैं, कोऑर्डिनेट के कुछ आते हैं। फिर उसके बाद वो जो क्वेश्चन तुमसे पूछता है तो मिक्स में पूछता है कि कौन से कंपाउंड ऐसे हैं जिनमें आयनिक प्लस कोवलेंट आते हैं, कौन से ऐसे जिसमें कोवलेंट प्लस कोऑर्डिनेट आते हैं, कौन से ऐसे जिसमें तीनों आ जाते हैं। समझ में आया? तो अपन पहले कुछ बेसिक आयनिक के देख लेते हैं, फिर कोवलेंट बहुत बड़ा टॉपिक है। सारे मैक्सिमम जो स्ट्रक्चर है 50 से 100 कोवलेंट के ही हैं तुम्हारे पास। आयनिक के हार्डली 8-10 होंगे, कोवलेंट के कोऑर्डिनेट के भी बहुत कम होंगे, लेकिन कोऑर्डिनेट वालों के लिए तुमको उसमें मिक्स कोवलेंट हो गई सही। ठीक है, तो हो सकता है पहले मैं आयनिक का पढ़ाऊंगा, फिर कोऑर्डिनेट के कुछ जो गिने चुने वो बता दूंगा। ठीक है, और उसमें हो सकता है तुमको कुछ चीज़ समझ में आए कुछ ना आए, क्योंकि उसमें कोवलेंट भी लगेगा। और फिर थर्ड नंबर पे पढ़ेंगे अपन कोवलेंट। तो कोवलेंट जब समझ जाओगे तो कोऑर्डिनेट ज़्यादा अच्छे से आ जाएगा बाद में। ठीक है, लेकिन वो छोटा सा है तो पहले 2 छोटा टॉपिक कर लेते हैं, फिर कोवलेंट के बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर है 50 से 100, तो वो धीरे 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 करके बनाते हुए सीखते चले जाएंगे। क्लियर है सभी को? ठीक है, तो आयनिक के कुछ मैं कंपाउंड्स लिख रहा हूँ। ठीक है, तुम खुद प्रेडिक्ट कर लेना कि क्यों आए। देखो आयनिक बॉन्ड पहली चीज़ तो कब बनेगा, जब एस और पी ब्लॉक के होंगे। एक एस ब्लॉक का होगा और एक पी ब्लॉक का होगा, तब जाके सबसे बेस्ट आयनिक बनता है। कोवलेंट कब बनेगा, जब पी ब्लॉक और पी ब्लॉक के ही मोस्टली हो, और कोऑर्डिनेट में भी वही कहीं ना कहीं पी ब्लॉक वाले ही रहते हैं, क्योंकि कोऑर्डिनेट है क्या, कोवलेंट का ही टाइप है ना, इसको बोलते हैं ना टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट में भी एक डंडे में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कोऑर्डिनेट में भी एक में 2 होते हैं, बस फर्क क्या है, इसमें एक ही जो एलिमेंट है वो दोनों इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो है तो कहीं ना कहीं इसी का टाइप। समझ गए चीज़? ठीक है, तो सबसे पहले मैं तुमको कुछ आयनिक के वो लिखवा देता हूँ, जो भी कंपाउंड्स हैं। ठीक है, लिखो। हाँ इतना लिखना है, हाँ ये इतना लिख लो बराबर। ठीक है, अच्छा सुनो सारे, ये 3 अलग अलग वैरायटी के और स्ट्रक्चर अपने को पढ़ने हैं, लेकिन स्ट्रक्चर बनेगा कैसे, ठीक है, उसके लिए अलग अलग थ्योरीज दी गई थी, और मेनली कोवलेंट के लिए दी गई थी। देखो आयनिक में तो क्या ही स्ट्रक्चर बनाना, 1+1- अट्रैक्शन फोर्स है। कोऑर्डिनेट में थोड़ा बहुत लगता है, लेकिन उसके लिए कोवलेंट ही आना चाहिए। कोवलेंट का जैसे बनाओगे वैसे कोऑर्डिनेट का भी बना दोगे, कोई अलग से कुछ नहीं होता उसमें। ठीक है, तो इनके लिए वेरियस थ्योरीज दी गई थी। मेनली कोवलेंट के लिए है ना, वेरियस थ्योरीज टू गिव स्ट्रक्चर, या फिर बोलूं हाउ दी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स occurs between two elements in covalent bond। ये जो समझ में आई, वेरियस थ्योरीज दी गई थी स्ट्रक्चर के लिए। कब, जब मान लो मैंने बोला तुमको कि ये x और y इसके बीच में कोवलेंट बॉन्ड है, तो ये कोवलेंट बॉन्ड बना कैसे है। जैसे अपन बोलते हैं ना, एक इलेक्ट्रॉन इसने रखा एक इसने रखा, तो वो कैसे रखा, किस जगह पे रखा, कौन से डब्बे में रखा, एस में रखा, पी में रखा, किसका इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ। तो अलग अलग थ्योरीज दी थी जिनने ये कोवलेंट बॉन्ड को प्रूव किया था कि कोवलेंट बॉन्ड बन कैसे रहा है। फाइनली अपने को एक डंडा ही खींचना है आखिरी में जाके, लेकिन पता होना चाहिए कि क्या है। ठीक है, तो ऐसे 4 अलग अलग थ्योरीज दी गई थी, जिसमें सबसे पहले कौन सी थ्योरी आई थी, कॉसल एंड लुईस डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, सेकंड कौन सी थी, बीबीटी। थर्ड वेसेपर, और चौथी कौन सी थी, एमओटी। इन सब थ्योरी में ये देखो, लुईस डॉट स्ट्रक्चर में भी डॉट बनाते हैं, फिर डॉट्स को मैच करते हैं कि हाँ पेयर के अलावा जो डॉट बचे उनको मैच कर दिया अपन ने। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, इसका नाम ही ना वैलेंस, मतलब वैलेंस रिंग, आउटर मोस्ट रिंग, और वो वैलेंस रिंग के ही तो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाते हैं, कभी भी अंदर वाली रिंग के बॉन्ड नहीं बनाएंगे ना कभी। तो वैलेंस रिंग के जो इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्ड बना रहे हैं सामने वाले की वैलेंस रिंग से, समझ में आना। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, इसने बोला वैलेंस इलेक्ट्रॉन के इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाते हैं, ये बोला है बस। वैसे पर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, वैलेंस शेल में जो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, मान लो इनमें से कुछ ने बॉन्ड बना लिया, लेकिन जो लोन पेयर बच जाते हैं वो इस बॉन्ड को रिपेल भी तो करते हैं ना बहुत बार। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने
एलिमेंट लिया एक्स वाई, ठीक है। मान लो इसके पास आउटर मोस्ट में जो भी कुछ, ये मैंने ले लिया है, कुछ भी रख लो तुम, ठीक है। उसमें से इसके आउटर मोस्ट में मैंने बोले 1 2 3 4 5 थे, इसके आउटर मोस्ट में 6 थे, ठीक है। ऐसा कंपाउंड नहीं है, समझ जाओ। इसके आउटर मोस्ट में कितने 5 है, इसके आउटर मोस्ट में कितने 6। तो इसके दोनों के आउटर मोस्ट वालों ने एक एक ने बॉन्ड बनाया, ठीक है। अब ये जो बॉन्ड बना है, इस बॉन्ड को रिपेल भी तो करेगा ना, क्योंकि ये भी क्या इलेक्ट्रॉन है ना, ये भी इलेक्ट्रॉन है, तो बॉन्ड को बाकी इलेक्ट्रॉन धक्का भी तो देंगे। ये चीज समझ में है ना। मान लो ये बॉन्ड बना है बीच में, यहाँ एक लोन पेयर है, यहाँ भी एक लोन पेयर बच रहा है, तो ये लोन पेयर इस बॉन्ड को धक्का नहीं देगा क्या? बॉन्ड कहीं से बना है, इलेक्ट्रॉन से ही, लोन पेयर भी क्या इलेक्ट्रॉन है, तो आपस में इधर उससे धक्का देने की कोशिश कर रहा है, इधर वाला इसको इधर धक्का देने की कोशिश कर रहा है। फिर ये लोन पेयर आपस में भी तो एक दूसरे को धक्का दे रहे होंगे। तो इसमें पढ़ते हो तुम लोन पेयर रिपल्शन, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, बॉन्ड पेयर रिपल्शन। तो वो वैसे पर में पढ़ोगे। वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पेयर जो हैं वो आपस में रिपेल कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। समझ में आया? कुछ ये जब पढ़ेंगे तब ढंग से समझेंगे, बट अभी समझ में आया ना। सब बता क्या रहे हैं फाइनली कि आउटर मोस्ट रिंग के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो बॉन्ड कैसे बना रहे हैं, ये बता रहे हैं। फिर एमओटी में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, इस वर्ड का ही मतलब है ना ऑर्बिटल, ऑर्बिटल मतलब डब्बा। तो जब भी मॉलिक्यूल बन रहा है, तो जब वो सिंगल एटम थे तो उनके ऑर्बिटल को क्या बोलता हूँ, एटमिक ऑर्बिटल। लेकिन जब वो एटम मिलके मॉलिक्यूल बनते हैं तो उन ऑर्बिटल का नाम चेंज करके मैं क्या करता हूँ, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। समझ में आया बेसिक क्या था? सिर्फ कार्बन रखा है तो उसको डब्बे को क्या बोलूँगा, एटमिक ऑर्बिटल। लेकिन वो जब वो कार्बन CO2 से मिक्स होगा तो क्या बोल दूँगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो मिक्स होना मतलब अपना इलेक्ट्रॉन उसने शेयर किए ना, तो इसमें भी इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है। तो किसी ने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी दी, किसी ने वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी दी, किसी ने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी दी है। और सबसे पहले जो थ्योरी दी थी वो लुईस डॉट स्ट्रक्चर, उसका पूरा नाम कॉफेल लुईस डॉट स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है। इतना क्लियर है? तो कॉफेल लुईस डॉट स्ट्रक्चर जो, इसके कुछ रूल्स होते हैं कि अपन डंडे कैसे बनाएंगे। मान लो मैंने तुमको एक दे दिया CO3-2, तो ये -2 मैं किस पे रखूँ, ठीक है। फिर मैंने दे दिया NH4+, तो ये प्लस में किस पे रखूँ, -2 किस पे रखूँ, कहाँ से इलेक्ट्रॉन गया है, कहाँ इलेक्ट्रॉन आया है, तो वो डॉट में तुम कहाँ और कैसे रिप्रेजेंट करोगे। समझ में आ रही है चीज़ें? बॉन्ड कौन से इलेक्ट्रॉन से बनेगा, ये सारी चीज़ें सबसे बेस्ट किसने बताई थी, लुईस डॉट ने। तो इसके पहले कुछ रूल्स होते हैं, कुछ पॉइंट्स हैं, अपन वो लिख लेते हैं एक साथ, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करेंगे, आयनिक के, कोऑर्डिनेट के और कोवेलेंट के स्ट्रक्चर सीखेंगे। क्योंकि मान लो मैं वो डायरेक्ट तुमको बनवा दूँ CO3-2, फिर उसमें तुम पूछोगे ये -2 कहाँ लगेगा है, किस पे इलेक्ट्रॉन आया है, कहाँ से इसमें निकला है, फिर वो फालतू के डाउट क्रिएट होंगे। तो उससे बेटर है पहले पॉइंट्स लिख लेते हैं ताकि क्लियर हो जाएगा। फिर इसमें सेंट्रल एटम किसको लूँगा, जैसे बोलता है ना, मैं ये भी कर सकता था CO2 बनाने के लिए O को बीच में रखा, कार्बन इधर, O ये भी हो सकता है ना। तो सेंट्रल एटम में किसको लूँगा, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो किसी में 2 ही हैं, एक H है और एक F है, अब सेंट्रल एटम किसको लूँगा, कंफ्यूजन होगा ना। तो सेंट्रल में किसको लेना है, साइड में किसको रखना है, माइनस चार्ज जो आ रहा है वो किसके ऊपर का है, सेंट्रल का है कि साइड वालों का है, प्लस चार्ज जो आ रहा है वो सेंट्रल का है कि साइड वालों का है, लोन पेयर जो आ रहे हैं वो किसके लोन पेयर किस पे रहेंगे। समझ में आई ये सारी चीज़ें? तो ये सारी चीज़ें लुईस ने बताई थी बहुत अच्छे से। अपन उसके पहले कुछ पॉइंट्स लिख रहे हैं, उसके बाद स्ट्रक्चर्स बनाएंगे। क्लियर है? लुईस पढ़ लोगे तो तुमको स्ट्रक्चर बनाना बहुत सिंपल पड़ेगा, तब ये जो छोटे मोटे कन्फ्यूजन नहीं आएंगे। तो अभी ये 3 पॉइंट लिखो, उसके बाद कोवेलेंट से एरो करके ये लिखना और उसमें 4 चीज़ें लिख लेना कि वेरियस थ्योरीज जो दी गई थी, ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड और बाकी तो समझाने के लिए बताया था मैंने। क्लियर है? अब पढ़ते हैं लुईस वाला पोर्शन। क्लियर है? चलो पढ़ते हैं। अपन ने क्या देखो, अपने को क्या करना है, स्ट्रक्चर बनाना सीखने। स्ट्रक्चर बनाना सीखने के पहले कुछ रूल्स पता होने चाहिए कि स्ट्रक्चर बनेगा कैसे। तो सबसे जो पहली और सबसे बेस्ट थ्योरी लुईस ने दी थी, कॉफेल लुईस। उसके बाद फिर बाकी और भी थ्योरीज आई थी, वो अपन आगे चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन उसके लिए तुमको ये थ्योरी बहुत अच्छे से आनी चाहिए। ये आती होगी तो स्ट्रक्चर बना लोगे और उसी से रिलेटेड फिर आगे की थ्योरीज है, ठीक है। तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर या कॉफेल लुईस डॉट स्ट्रक्चर बोलते हैं, KOSSEL, कॉफेल, ठीक है। ये नाम याद रख लेना, कॉफेल लुईस डॉट स्ट्रक्चर, शॉर्ट में लुईस डॉट स्ट्रक्चर बोला जाता है, ठीक है। लुईस डॉट स्ट्रक्चर क्या बताता है, देखो फॉर एग्जांपल मैंने बोला 5वां पीरियड का एलिमेंट को लिया है,
पांचवा पीरियड का एलिमेंट मतलब 5 रिंग होगी उसके पास, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी। पांचवी रिंग में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको मैं क्या बोलता हूँ, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन या वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन। अब वो हाँ डी और एफ में अलग चली जाती चीज़ें, आउटर मोस्ट और वैलेंस वाली चीज़ें, और एस और पी में वो बता चुका हूँ बहुत बार। एस और पी में आउटर मोस्ट रिंग और वैलेंस रिंग सेम है, डी और एफ में आउटर मोस्ट रिंग और वैलेंस रिंग अलग हो जाती है। ये ठीक है। चलो, तो मैंने तुमको बस एक रैंडम एग्जांपल दिया, पांचवें पीरियड का कोई एक एलिमेंट है, मतलब उसकी पांचवी रिंग में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे बॉन्ड में वही पार्ट लेते हैं। चौथी रिंग, तीसरी, दूसरी, पहली रिंग के इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में पार्ट नहीं लेंगे। बॉन्ड में पार्ट कौन लेगा, आउटर मोस्ट रिंग के इलेक्ट्रॉन, जो भी उसके आउटर मोस्ट रिंग होगी। इतना क्लियर है। आउटर मोस्ट रिंग के इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो जो भी इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं उसमें जो डॉट बनाते हैं ना वो टोटल इलेक्ट्रॉन नहीं लिखते हैं। मैंने बोला कैल्शियम, तो कैल्शियम के पास तो बेटा 20 इलेक्ट्रॉन है सारे, तो 20 डॉट थोड़ी ना बनाता हूँ मैं। उसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, सेकेंड ग्रुप से कैल्शियम, तो सेकेंड ग्रुप में आउटर मोस्ट में कितने होते हैं, 2, तो 2 ही डॉट बनाता हूँ कैल्शियम के आसपास, 20 नहीं बनाऊंगा। समझ गए। तो स्ट्रक्चर में हमेशा आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन या वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन लिखे जाते हैं, अंदर की रिंग के इलेक्ट्रॉन कभी नहीं लिखेंगे। ठीक है। एग्जाम्पल मैं यहीं पे लिख देता हूँ कैल्शियम वाला। ठीक है। कैल्शियम में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 20, लेकिन आउटर मोस्ट में कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि सेकेंड ग्रुप का है, इसीलिए कैल्शियम जब भी बनाना हो तो उस पर 2 ही डॉट बनाता हूँ। क्लियर है सभी को। ठीक है। अगला, अब ये जो डॉट बनाते हैं ना अपन की, मान लो इसने किसी पे अपन ने 6 डॉट बनाए, तो आउटर मोस्ट रिंग को कंप्लीट होने के लिए ऑक्टेट कंप्लीट होना जरूरी है। ऑक्टेट मतलब 8 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट रिंग में। ठीक है। तो ऑक्टेट जब तक, मान लो किसी के पास 6 हैं तो उसको 2 की और कमी है ना, 2 इलेक्ट्रॉन की। मान लो किसी, मैंने कुछ ए लिखा और ए के आसपास मैंने 6 डॉट बना दिए, मतलब क्या, उसके आउटर मोस्ट में अभी कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। हमेशा कोई भी बॉन्ड तभी बनाएगा जब उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। क्लियर है। तो उसको 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए बस ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो वो कहीं से 2 इलेक्ट्रॉन शेयर, अपने भी 2 यहाँ रखता है और सामने वाले के शेयर, तो ये 2 तो इसके खुद के थे। ए 1 2 3 4 5 6, मैंने 6 बना दिया। कोई एक एलिमेंट लिया रैंडमली, कुछ भी ए ले लिया, 6 डॉट बना दिए, मतलब उसका आउटर मोस्ट में अभी कितने, 6 इलेक्ट्रॉन। ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो इसको 2 और कहीं से चाहिए ना, तो ये 2 शेयर करता है, अपने 2 शेयर करेगा कोई सामने वाले के साथ, तो सामने वाले के भी इसमें इंक्लूड हो जाते हैं ना फिर ये, तो इसके 8 हो गए। तो हमेशा कोई भी एटम चाहता है कि वो उसके आउटर मोस्ट में ऑक्टेट कंप्लीट रखे। ठीक है, इसीलिए बॉन्ड बनता है। तो ऑक्टेट रूल क्या बोलता है, 8 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में होने चाहिए तभी बॉन्ड बनेगा। और इसी को वो लुईस थ्योरी या लुईस डॉट स्ट्रक्चर से अपन, लेकिन हाइड्रोजन अगर है तो हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन ही होता है, एक और ले लेगा तो उसकी पहली रिंग कंप्लीट, तो ड्यूप्लेट होता है। हाइड्रोजन एक एक्सेप्शन है, ऑक्टेट रूल में नहीं आता, उसमें क्या होता है, ड्यूप्लेट। क्लियर है। हाइड्रोजन, हीलियम, हाँ हीलियम का तो ड्यूप्लेट पहले से कंप्लीट होता है तो बॉन्ड ही नहीं बनाएगा ना। जो बॉन्ड बनाने के लिए अपने को जैसे हाइड्रोजन अगर चाहिए तो एक H 1 इलेक्ट्रॉन के साथ, दूसरा H दूसरा इलेक्ट्रॉन के साथ, ये शेयर कर लेंगे तो ये इसके इसमें भी आ जाता है, इसमें भी। लेकिन अगर मान लो हीलियम है तो उसके पास तो पहले से ही 2 इलेक्ट्रॉन है ना, तो वो क्यों ही बॉन्ड बना के शेयर करेगा। ठीक है। तो हाइड्रोजन ऐसा है जो डुप्लेट कंप्लीट करना चाहता है, बाकी सारे ऐसे जो ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहते हैं। क्लियर है। ठीक है। फिर अगला ऑक्टेट रूल जो होता है, अपन जो भी मैंने स्ट्रक्चर बनाया, फॉर एग्जांपल मैंने तुमको H2SO4 बनाया, तो H2SO4 में सेंट्रल में सल्फर रहता है ना। एग्जांपल मैंने H2SO4 लिखा, सेंट्रल में सल्फर है, फिर वही डबल बॉन्ड हो, मतलब OH OH इधर। ये सीखते हैं कैसे बनाएंगे, बस अभी इतना याद रख लेना। ठीक है। ये तो साइड वाले एटम का ऑक्टेट या डुप्लेट में चेक करता हूं, वो होना चाहिए। सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट हो या ना हो चल जाता है, लेकिन मिनिमम कितने होने चाहिए सेंट्रल एटम के पास, 8। मिनिमम 8 तो होने ही चाहिए, 8 से ज़्यादा भी हो जाते हैं बहुत बार। सेंट्रल एटम के पास बहुत बार देखा ना अपन ने, 10 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, कभी 12 हो रहे हैं, लेकिन 8 से कम नहीं होंगे, ये याद रखना है। तो सेंट्रल एटम ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं करता, साइड वाले सारे एटम ऑक्टेट रूल या डुप्लेट रूल फॉलो करेंगे। सेंट्रल एटम ऑक्टेट रूल को एक्सटेंड भी कर देता है, 8 तो हो सकते हैं, 8 से ज़्यादा भी हो जाते हैं। तो भाई लिखा है ऑक्टेट रूल फॉर सेंट्रल एटम नेग्लेक्टेड नहीं होता, बट 8 इलेक्ट्रॉन या ज़्यादा होते हैं। ये समझ में आया क्या लिखा है। और उसी को मैंने
हिंदी भाषा में यहाँ लिख दिया है। सेंट्रल एटम के लिए ऑक्टेट रूल नहीं देखते, लेकिन सेंट्रल एटम में 8 या 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होने चाहिए तभी बॉन्ड बनाएगा। क्लियर है? तो जो ऊपर ये बेकार सा कुछ लिखा ना, ये उसका क्रक्स ये वाला पॉइंट है। क्लियर है सभी को? तो सेंट्रल एटम में 8 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, साइड एटम में कभी 8 से ज़्यादा नहीं जाएंगे, साइड एटम में 8 ही रहेंगे। क्लियर है? कुछ रूल्स है, जब स्ट्रक्चर बनाओगे तो सीखोगे धीरे धीरे। ठीक है, अब उसके बाद सेंट्रल एटम कैसे सिलेक्ट करूं? जैसे मैंने तुमको लिख दिया, ये लिखा है एग्जाम्पल A2BC कंपाउंड है। तुम कैसे सिलेक्ट करोगे कि इसमें सेंटर में किसको रखूं मैं? H2SO4 देता तो तुम जल्दी बता देते सल्फर। अगर मैंने ये लिख लिया A2BC, तो कैसे सिलेक्ट करते हो कि सेंटर में मैं A को रखूं, B को रखूं कि C को रखूं? उसके कुछ रूल्स होते हैं। ठीक है, तो उसका रूल क्या है? पहली चीज तो वो कंपाउंड सबसे कम होना चाहिए नंबर में। जैसे H2SO4 अगर मैंने लिया तो हाइड्रोजन कितने 2 है, ऑक्सीजन कितने 4 हैं, सल्फर कितना 1। तो जो सबसे कम होगा नंबर में उसको सेंट्रल में रखता हूँ। ठीक है, मान लो अगर कोई ऐसे हैं जो सेम सेम आ रहे हैं कि ये भी एक है ये भी एक है, जैसे यहाँ पे मैंने बोल दिया बी भी एक ही है सी भी एक ही है, तो फिर मैं अगली चीज का देखता हूँ इलेक्ट्रोनेगेटिव कम होना चाहिए। लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव जो भी इन दोनों में से होगा उसको सेंटर में रखता हूँ। मान लो उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सेम है, जैसे कुछ होते हैं ना P और H, फॉस्फोरस और हाइड्रोजन, जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम आ गई, तो फिर मैं अगली चीज का देखूंगा उनमें साइज बड़ा किसका है, जिसका लार्जेस्ट साइज होता है उसको सेंटर में रखता हूँ। ठीक है, और अगर मान लो साइज भी ऑलमोस्ट सेम जा रहा होगा तो क्या देखता हूँ हाईएस्ट एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर जिसका ज्यादा होगा उसका साइज भी बड़ा ही रहता है वैसे कंपैरेटिव। लेकिन मान लो जस्ट आजू बाजू वाले कोई हैं, जैसे आयरन कोबाल्ट निकल का साइज सेम हो जाता है कहीं ना कहीं, तो उसमें फिर एटॉमिक नंबर देखना पड़ेगा मेरे को। समझ में आई ये चीज़ें? तो वैसे तुम जब स्ट्रक्चर देखोगे तुमको खुद को समझ में आने लगेगा कि हाँ इसको सेंट्रल रखना है। कुछ ही स्ट्रक्चर ऐसे होते हैं जहाँ अपन फंसते हैं कि हाँ सेंट्रल किसको, कन्फ्यूजन जाता है। समझ के सेंटर किसको रखते हैं? जो सबसे कम होगा नंबर में। अगर कोई 2 ऐसे सेम मिल रहे हैं तो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, फिर लार्जेस्ट साइज और हाईएस्ट इन नंबर। जैसे CO2 में सेंटर किसको रखूं? C को। कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए क्योंकि CO2 में एक कार्बन है, हाँ ये ठीक है। और जब ये हाँ क्या बेटा, हाँ एटॉमिक है वो। लीस्ट इन नंबर, लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, लार्जेस्ट साइज और हाईएस्ट एटॉमिक नंबर। क्लियर है सारी चीजें? ठीक है, अगला हाइड्रोजन और फ्लोरीन कैन नेवर बी सेंट्रल एटम, ये याद रखोगे। कार्बन का कहाँ है? मैंने क्या बोला, पहले ये देखोगे। अगर ये सेम मिल गया तो ये भी सेम मिल गया तो ये भी सेम मिल रहा होगा तो ये, तो अपने तो पहली चीज पे रुक गए ना कि ये एक है ये 2 हैं, बात ही खत्म। पहले वाले से सिलेक्ट कर लिया। अगर मान लो ऐसा कुछ जाता है कि 2 एक आ रहे हैं तो फिर मैं लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव चेक करता, वो भी सेम मिलता तो साइज देखता, वो भी सेम मिलता तो नंबर देखता। क्लियर है? चलो, और हाँ हाइड्रोजन और फ्लोरीन कभी भी सेंट्रल एटम में नहीं जाते हैं, याद रखना। अब ये मत पूछना HF में क्या होगा मेरे को नहीं पता, ठीक है मेरे को गूगल करना है यार, ये नहीं कोई पूछता तक नहीं यार ये चीज़ें। वो तो ये पॉइंट भी मैंने लिखवा दिए, क्यों लिखवाए? क्योंकि दिख गए थे मेरे को, कहीं अननोन होते हैं ये। HF में ये फिर पता है पॉइंट किन कंपाउंड्स के लिए वैलिड है? जिनमें और भी एटम्स आ रहे हैं उनके साथ हाइड्रोजन आ रहा है, तब तुम हाइड्रोजन को कभी नहीं रखोगे। हाँ, तब तुम कभी नहीं रखोगे वो चीज़ें। ठीक है, तो हाइड्रोजन और फ्लोरीन के नेवर भी सेंट्रल एटम। ये कुछ चीज़ें थोड़ा बेसिक नोन देख लेना एग्जांपल्स के अकॉर्डिंग। बेटा इधर सारे ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कार्बन, सिलिकॉन, क्लोरीन, ये वही अपने बैकनॉफ्टनी वाली लाइन में कहीं ना कहीं ऊपर नीचे आ रहे हैं। ठीक है, और ये भी बताया था तुम लोगों को मैंने कि ये और ये लाइबे वाला 1 2 3 4 3 2 1 0, तो ये इनकी कोवेलेंसी थी कि जो इतने बॉन्ड्स बना रहे हैं, जो आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन जो इसमें पार्ट ले रहे हैं। ऑक्सीजन की मैक्सिमम कोवेलेंसी कितनी होगी? 2। ठीक है, अब 1 भी हो सकती है 2 भी हो सकती है, याद रखोगे। वेरिएबल होती ना, कभी कभी 1 शो करेगा कभी कभी 2। क्लियर है चीज़ें? ठीक है,
जो भी मैक्सिमम होगी उसके नीचे की सारी शो करता है, याद रखना, ठीक है। सल्फर में अगर सल्फर की कितनी होती है, ऑक्सीजन के नीचे आता है, तो होनी इसकी भी 2 चाहिए थी, लेकिन इसके पास डी आ जाते हैं ना, तो डी आ जाते हैं तो एक्सटेंड कर लेता है ना अपने डब्बे को। तो इसका एस का डब्बा ये रहता है, पी का ऐसा रहता है चौथे नंबर पे ना, पी में 1 2 3 4 चौथे नंबर पे, तो पी के 4 भरे, एस के 2 भरे, तो अभी नॉर्मली इसकी 2 होती है, ठीक है। लेकिन जब इसके पास डी के डब्बे भी हैं तो ये इसको डी के पहले डब्बे में डाल देता है, इसको भी डी के दूसरे डब्बे में डाल सकता है, तो इसकी एक्सटेंड हो गई ना 1 2 3 4 5 6, हाँ फिर 6 हो जाएगी। तो 2 भी हो सकती है, एक एक्सटेंड करेगा तो 4 हो जाएगी, और एक और अनपेयर करेगा तो 2 से बढ़ता है ना, एक इसने यहाँ रखा तो 2 जगह खाली हुई, तो इसीलिए 2 से चीज़ें चेंज होती है। हाँ ये सेकंड एक्साइटेशन जब तक नहीं आएगी तब तक नहीं बनाएगा, नहीं, हाँ एक्साइटेशन में जाएंगे वो, हाँ फिर कोऑर्डिनेट में जाते हैं। सल्फर का देख रहे थे ना, सल्फर में 2 4 6 तीनों हो सकती है, नाइट्रोजन की 4 और 3 और 4, ये देखना, नाइट्रोजन की वैसे तो 3 है, लेकिन इस पे एक लोन पेयर जो होता है ना वो भी बॉन्ड बना सकता है ना, तो इसीलिए लिखा है 4, और 3 और 4 दोनों हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं लेकिन 4 भी हो जाता है, ठीक है, NH4 प्लस में, तो इसलिए 3 और 4 दोनों लिखा है। फॉस्फोरस में 5 और 3 और 5 दोनों, फॉस्फोरस नाइट्रोजन के नीचे आता है तो 3 तो होगा, एक अनपेयर हुआ तो 2 और बढ़ जाते हैं, तो 3 और 5। कार्बन में 4 ही रहते हैं, याद रखना, ठीक है। सिलिकॉन में भी कार्बन के नीचे आता है तो उसका 4 और 4 ही रहेगा। क्लोरीन में 7 होते हैं, ठीक है, तो 1, हाँ SiO2 सेम ही ना कार्बन के जैसा, 4 ही होंगे, ठीक है। क्लोरीन में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक ही जगह खाली है, तो पहले एक, फिर एक अगर वो डी में फेंक देता है तो 3, एक और डी में फेंकता है तो 5, और एक और फेंक देता है तो 7। क्लियर है? जब डी होता है ना क्लोरीन के पास तो नहीं होते, क्लोरीन के पास तो होते हैं ना 3D के सारे खाली, तो अपने फेंकते जाते हैं अनपेयर कर करके। हाईएस्ट, कोई भी जितने ज़्यादा बॉन्ड बनेंगे उतना स्ट्रक्चर क्यों बना रहा है, वो बॉन्ड बनाने के लिए, स्टेबिलिटी के लिए, वरना अगर अनस्टेबल होता तो बॉन्ड बनाता ही क्यों, ठीक है। चलो ये चीज़ समझ में आई, कुछ बेसिक्स था, ठीक है। ज़रा बताओ अब ऑक्टेट ऑफ कॉर्नर एटम में साइड एटम मस्ट बी कंप्लीट, साइड एटम का ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, बताया तुमको। कोई सेंट्रल एटम है, साइड वालों का ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, अगर हाइड्रोजन है तो डुप्लेट कंप्लीट होना चाहिए, लेकिन सेंट्रल वाले का ऑक्टेट भी हो सकता है और ऑक्टेट से एक्सटेंड भी हो जाता है जब वो बॉन्ड बनाने जाता है तो, ठीक है। या PCl5 में देख लो, फॉस्फोरस पे 10 हो जाते हैं, होते हैं ना PCl5 में, और Cl के सारे 8 हो जाते हैं। एग्जाम्पल ये देख लो, वो तब गिनते हैं जब सिग्मा बॉन्ड गिनना रहता है, क्योंकि डबल में एक ही सिग्मा होता है, इसीलिए। चलो ये समझ में आया। फॉस्फोरस के पास आउटर मोस्ट में 5 होते हैं, बेटा इधर देख लो यार, फॉस्फोरस के पास आउटर मोस्ट में कितने 5 होते हैं, हाँ, और क्लोरीन के पास 7 होते हैं, और वो एक वाले को मैंने पेयरिंग करवाई, तो अब सारे क्लोरीन के पास 8 हो गए ना, ये समझ में आता है। देखो 1 2 3 4 5 6 और ये 7वां था, ठीक है। और फॉस्फोरस में कितने हैं, 1 2 3 4 और 5, तो उसने अपना एक शेयर किया तो क्लोरीन के पास अब 8 हो गए। लेकिन जब फॉस्फोरस के गिनने जाऊंगा ना सारे बॉन्ड मिलने के बाद, तो उसके बहुत हो जाएंगे। ये 5 तो है ही, हर एक क्लोरीन का एक भी आ जाएगा इसमें, तो 10 हो जाएंगे ना इस पे, और क्लोरीन पे कितने 8, तो वो बोल रहा है कि साइड एटम का ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, और हाइड्रोजन होगा तो डुप्लेट, लेकिन सेंट्रल वाले का 8 या 8 से ज़्यादा भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि वो सिर्फ ऑक्टेट पे रुक जाए, ऑक्टेट से एक्सटेंड भी करता है। क्लियर है? एक्सटेंड कर रहा है ना, नहीं कर रहा है ये, हाँ तो कहाँ देखा बेटा, मैंने बोल रहा सेंट्रल पे 10 हो रहे हैं, तो वो ऑक्टेट से एक्सटेंडेड ऑक्टेट में चले गया ना, तो नहीं किया, सेंट्रल नहीं किया ना, वही बोल रहा हूँ। साइड क्यों नहीं किया, 8 ही तो हैं, वही लिखा है। सेंट्रल एटम के लिए ऑक्टेट रूल नहीं देखते, वो 8 हो भी सकते हैं, 8 से बढ़ भी जाते हैं बहुत केसेस में,
लेकिन सेंट्रल एटम में 8 या 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, मिनिमम 8 तो होने ही चाहिए, 8 से ज़्यादा होंगे तो भी चलेगा, स्टेबल ही रहता है वो। लेकिन साइड एटम जो भी हैं, साइड एटम में 8 होने चाहिए तभी बॉन्ड बनाएगा, वरना कोई बॉन्ड नहीं बनाएगा। हाइड्रोजन होगा तो डुप्लेट होना चाहिए, कोई अदर आएगा तो ऑक्टेट होना चाहिए। साइड एटम की बात कर रहा हूँ। हाँ, सेंट्रल एटम के लिए ऑक्टेट रूल नहीं देखते हैं, सेंट्रल एटम फास्फोरस है, उसके लिए ऑक्टेट रूल देखा क्या? हाँ, साइड एटम कर रहे हैं, सेंट्रल नहीं कर रहा है। लेकिन सेंट्रल एटम में 8 या 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, सेंट्रल में 10 है। 8 मिनिमम होंगे। हाँ, मिनिमम 8 होंगे तो भी चलेगा, 8 से ज्यादा होंगे तो भी वो स्ट्रक्चर सही है, स्टेबल है, ये बोल रहा है वो। अगर साइड एटम में 8 से कम होगा वो बनेगा ही नहीं, साइड एटम ऐसा आएगा ही नहीं। साइड एटम तभी आएगा जब उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा होगा इससे, वरना वो आएगा ही नहीं। सिर्फ साइड एटम के ऑक्टेट। हाँ, साइड एटम करते हैं, सेंट्रल नहीं करता, या तो मिनिमम 8 या 8 से ज़्यादा, ये होता है। वो फिर हर एक की लिमिट आ जाएगी ना, सारे अनपेयर हो जाएंगे तो लिमिट है उसकी, उससे ज़्यादा बॉन्ड कैसे बनाएगा? तो वो अलग अलग एटम के लिए अलग अलग होगा कुछ, ठीक है। चलो अगला, सेंट्रल एटम में 8 या 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, मिनिमम 8 या 8 से ज़्यादा होंगे तो भी सही बात है, ठीक है। सेंट्रल एटम ट्राइज टू रिमेन इन मैक्सिमम कोवेलेंसी, सेंट्रल एटम अपनी मैक्सिमम कोवेलेंसी में रहने की कोशिश करता है। फॉस्फोरस कोशिश किया ना उसने 10 में, या जो भी उसकी कोवेलेंसी 5 सॉरी है ना, कोवेलेंसी की बात की है 5, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन गिनोगे तो 10। ऑक्सीजन 2 कोवेलेंसी, सल्फर 6 मैक्सिमम कोवेलेंसी, नाइट्रोजन की 5 होती है मैक्सिमम, फॉस्फोरस की 5। हाँ, नाइट्रोजन लेकिन बॉन्ड 4 बनाएगा, कोवेलेंसी गिनोगे तो 5 और बॉन्ड 4 ही बनाता है, जो कि एक कोऑर्डिनेट में चले जाता है, वो डबल बॉन्ड नहीं गिनते हो इसीलिए। और कार्बन की 4। क्लियर है पॉइंट कुछ? जब स्ट्रक्चर बनाओगे तो उसमें काम आएंगे ये, समझ गए? तुम तो अभी से ऐसे हो गए कि अब स्ट्रक्चर सीख ही नहीं पाओगे। चलो इधर देखो, इफ पॉजिटिव चार्जेस दे, देखो अगर कोई भी एटम पे पॉजिटिव चार्ज है तो वो पॉजिटिव चार्ज सेंट्रल एटम का है, याद रखो। पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या होता है? मैंने इलेक्ट्रॉन रिमूव किया है तो इलेक्ट्रॉन रिमूव में सेंट्रल एटम का किया हूँ, याद रखोगे, ठीक है। और अगर कभी नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो नेगेटिव चार्ज मतलब क्या, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है तो वो हमेशा साइड एटम के पास होता है, सेंट्रल पे नहीं होगा। तो नेगेटिव चार्ज कहाँ होगा? कॉर्नर एटम या साइड एटम पे। और पॉजिटिव चार्ज कहाँ होता है? सेंट्रल एटम पे, याद रखना। क्लियर है ये चीज़ें? 2 पॉइंट और, ठीक है। तो इतने कुछ बेसिक्स थे जो तुमको लुईस डॉट स्ट्रक्चर, या अभी जो आगे अब अपन स्ट्रक्चर बनाएंगे ना तो उसमें जो मैं डंडे बनाऊंगा कि हाँ मैंने ऐसे बनाया डंडा, तो अच्छा एक एग्जांपल इसको यहाँ पे देखो, CO3-2 है, इसको ऐसे बनाता हूँ ना, ये स्ट्रक्चर होता है तो नेगेटिव चार्ज साइड एटम पे है ना, ठीक है। ये देखना, नाइट्रोजन पे 5 होता है आउटर मोस्ट में, 1 निकाल दिया तो 4 बचे और 4 डंडे भी बन गए, समझ गए? तो पॉजिटिव सेंट्रल पे आता है, नेगेटिव साइड एटम्स पे आता है, क्लियर है? और ये नेगेटिव कौन सा साइड एटम पे आएगा ये निकालने के लिए एक होता है अपना रूल, जिसको बोलते हैं फॉर्मल चार्ज। हाँ, फॉर्मल चार्ज करके एक टॉपिक आएगा, फॉर्मल चार्ज से ये पता लगता है कि कौन से एटम पे कितना चार्ज है। तो ये नेगेटिव इस पे लगेगा, इस पे वो कहीं से निकालते हैं? फॉर्मल चार्ज से। लेकिन इतना माथापच्ची नहीं करेंगे अपन, एक बेस्ट सॉल्यूशन है, HH लगा के देख लेना, जहाँ वो H बेस्ट बैठ पा रहा होगा वहाँ से निकला होगा, बात ही खत्म। इतना फॉर्मल चार्ज बाद में सीख लेंगे कैसे निकालते हैं, बट यहाँ इतना करोगे तब जाके माइनस। देखो अगर मान लो मैंने नहीं लगाया, अब पूछ रहा हूँ वो माइनस कहाँ लगेगा इन चारों में से? हाँ, तो तुम बेस्ट है ना HH लगा के देख लो, जहाँ से H निकले होंगे वही माइनस आया होगा, बात ही खत्म। इतना झमेला कौन करेगा कि, क्योंकि फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला है वो तुमको हर एक के लिए लगा के देखना पड़ेगा, तब जाके पता लगेगा। टोटल इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्डिंग माइनस या प्लस लोन पेयर, ऐसा कुछ फॉर्मूला है। अगर डायरेक्ट पूछता है कि फॉर्मल चार्ज क्या होगा, वो जैसे ऐसा स्ट्रक्चर देगा तुमको 1 2 3 4 दे देगा,
फाइंड द फॉर्मल चार्ज ऑफ एटम नंबर 2, तो निकालना पड़ेगा वरना बुक में मिलेगा। जीआरबी में और कहीं नहीं। हाँ जीआरबी में है। तो तुमको जो क्वेश्चन होंगे ना वो एचएच लगा के स्ट्रक्चर में काम आ जाएगा अपना। चलो मिटा दो बेटा सारा जल्दी, 2 मिनट दिए हैं बस है ना। अब कल अपन ने बेसिक देख लिया था कि कोई भी स्ट्रक्चर बनता कैसे, देखा था, रूल्स देखे थे ना, पढ़ के आए हो? ठीक है। मतलब कोई भी लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना रहा हूँ तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर में सेंटर एटम कौन होगा, साइड एटम कौन होगा, प्लस चार्ज किस पे आएगा, माइनस चार्ज किस पे आएगा, ये सारी चीज़ें पढ़ी थी कल। अब उन्हीं के एग्जाम्पल्स अपने को लिखने हैं। और मैंने तुम लोगों को बोला था कि स्ट्रक्चर अपन 3 अलग अलग पार्ट में पढ़ रहे हैं। पहले आयनिक के कुछ लिखूंगा, फिर कोवेलेंट के कुछ लिखूंगा, फिर थोड़े कोऑर्डिनेट के कुछ लिखूंगा, उसके बाद मिक्स जिसमें आयनिक भी होगा, कोवेलेंट भी होगा, कोऑर्डिनेट भी होगा, ऐसे करके कुछ मिक्स वाले लिखवाऊंगा। उसके बाद कोवेलेंट जो है उसके बहुत सारे कंपाउंड आते हैं, तो कोवेलेंट को फिर अलग से उसका हेडिंग डाल के बहुत सारे स्ट्रक्चर अलग से ही पढ़ेंगे। ठीक है? हाँ आ जाओ। रुको 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 भाई साहब। हाँ चलो, आप कोई बात नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं है आपसे, आप सीधा बैग रख के खड़े रहो क्लास में। ठीक है? हाँ पीछे खड़े हो जाओ। हाँ चलिए इस कोने में रह जाएगा ना, दिख जाएगा। चलो हाँ हाँ, आप थोड़ा लेट आए हो ना तो उसका ऐसा है कि खड़े रहो आप, रीज़न चाहिए ही नहीं मेरे को अब। हाँ नहीं नहीं सबका नहीं, तुम लोग तो बहुत पहले से हो। रीज़न बताओ। नींद लेट हो दी यार सब। कल से टाइम पे आ जाना, ठीक है? पहली बार था इसीलिए। आयनिक कंपाउंड्स, ठीक है बेटा, बातें नहीं अब, ठीक है? आयनिक कंपाउंड्स के कुछ एग्जांपल लिख रहा हूं। आयनिक कौन बनाता है पहले पता है तुम लोगों को? एफ और पी ब्लॉक के, ठीक है? और अगर पी का भी हुआ तो पी का पहली वाली लाइन बोरॉन फैमिली, क्योंकि उसके बाद सारे नॉन मेटल शुरू हो जाते हैं। तो स्टार्टिंग की 3 लाइन, एफ की दोनों लाइन प्लस पी की पहली लाइन, ये इस साइड कर दूंगा, और उसके अलावा पी की सेकंड लाइन से सारे इधर। ये एलिमेंट्स और ये एलिमेंट्स अगर मिक्स होते हैं तो आयनिक बॉन्ड बनेगा। क्लियर है? चलो, तो एफ प्लस पी ब्लॉक के एलिमेंट बनाते हैं, ठीक है? मैं कुछ कंपाउंड्स लिख रहा हूँ, और आयनिक कंपाउंड लिखने का मैंने तुम लोगों को वो बता दिया था ना एक एग्जांपल में, सबसे बेकार बोलो या कुछ भी, NaCl कौन से ग्रुप से आता है पहले ये पता करोगे। कोई भी एलिमेंट कौन से ग्रुप का है, पहला स्टेप क्या तुम्हारा? कौन से ग्रुप का एलिमेंट है, ठीक है? उसकी कोवेलेंसी लिख दोगे ऊपर, और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे। डन? ये 3 स्टेप था। Na कौन सा पहले ग्रुप का है? क्लोरीन 7th ग्रुप का है, लेकिन कोवेलेंसी उसकी 1 ही है ना, एक ही बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी रखता है। 1 2 3 4 3 2 1 0, ठीक है? 1, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं तो बन जाता है NaCl। इतना क्लियर है? ऐसे में तुमको बहुत सारे अब आयनिक कंपाउंड्स लिख रहा हूँ, 10-15, तुम लोग खुद से बनाओगे, ठीक है? 1 या 2 मैं बता दूंगा, उसके बाद तुम सारे खुद से बनाओगे। अच्छा मैं नाम लिखूं तो तुम नाम से कन्वर्ट कर लोगे चीजें? कोशिश करोगे? मैं नाम लिखता हूँ, ठीक है? कोशिश करना। हाँ फोन, हाँ उठा लो ना बेटा। हाँ आ जाइए आप। ये मुर्गा फंसा। हाँ अरे बेटा बेटा बेटा, हाँ बैग रख के आप खड़े रहो, ठीक है? और एक बार घड़ी में टाइम देख लेना और कॉपी निकाल लो। पोटेशियम क्लोराइड, हाँ लिखना फाइनली फेयर में, लेकिन अभी तुम अगर एक्सपेरिमेंट कर रहे हो कि गलत, तो फिर रफ में करो ना, ठीक है? हेडिंग्स लिख लो सारी, एक्सपेरिमेंट रफ में करके फाइनल जब मैं आंसर लिख रहा हूँ मेरे साथ साथ सारे सही लिख लेना कॉपी में, ठीक है? उसके पहले साइड में कुछ चीजें लिख लो जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है?
ये कुछ चीज़ें लिख लेना जो तुमको पहले से पता होनी चाहिए, ताकि जब मैं नाम लिखूं तो तुम क्लियर रहो। हाँ, पहले ये चीज़ कहीं या तो मार्जिन पे अलग से ब्रैकेट या बॉक्स बना के लिख लो, ये पता होनी चाहिए। उसके बाद तुम नाम से स्ट्रक्चर बना पाओगे। फर्स्ट स्ट्रक्चर लिखोगे, सोडियम क्या है, सल्फाइड क्या होता है नहीं पता तो मैंने इधर लिख दिया सल्फाइड का है, ये लिख लो यार तुम। हाँ, मैं बुक से, ये तो मेरी खुद की है ना, ये सुबह बैठ के यही तो कर रहा था, जल्दी आ गया। फॉस्फेट लिखा है ना, ठीक है। कोई सा ऐसा अगर तुमको नहीं मिल रहा हो ना, क्लोराइड, सल्फाइड, फ्लोराइड, क्लोराइड, ऑक्साइड, फॉस्फेट, नाइट्राइड, इधर में नहीं मिल रहा हो तो मुझसे पूछ लेना। क्लियर है? फ्लोराइड F- होगा जैसा क्लोराइड था। ठीक है, इतने काम के जो लोगों नाम में लग रहे हैं ना। है ना, ये सारे लिख लेना बेटा ना, नाइट्राइड, फ्लोराइड, सल्फाइड। ये आइडाइड वाले नॉर्मल होते हैं और ये ए टाइट ये अलग है। ऐसा जिससे बिल्कुल नहीं बन रहे हो बेटा फर्स्ट बेंच, बिल्कुल तो ऐसा नहीं बन रहे, कोई बात नहीं। देख तुझे क्या करना है, कोई भी, फॉर एग्जांपल मैंने ये बोला है मैग्नीशियम फ्लोराइड, तो तुमको क्या करना है, मैग्नीशियम लिखना है। फ्लोराइड क्या होता है, F, और फ्लोराइड लिखा है ना, और फ्लोराइड में मैंने बताया F के ऊपर एक माइनस चार्ज होता है, तो जो भी इनके चार्ज हो वो ऊपर लिखोगे -1, मतलब -1 ये लिख दिया। मैग्नीशियम का चार्ज कितना होता है, +2, क्योंकि सेकेंड ग्रुप में आता है, तो उस पर लिखा मैंने +2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये क्या बन जाएगा, Mg, 1 ही रहेगा, माइनस को कुछ नहीं करना है ना, Mg रहेगा और ये F2 आ जाएगा। समझे कैसे लिखना है? और कोई फर्स्ट बेंच में दिक्कत, सेकंड में बन रहा है? ऐसे तुम लोग एक बार एक्सपेरिमेंट खुद से करो कि कैसे बन रहे हैं, ताकि तुम लोग सीखोगे। ठीक है, फिर मैं लिखवा दूंगा, और है कुछ भी नहीं, चीज़ें सिंपल है। फॉस्फाइड, हाँ वो 3 स्टेप लिखोगे, उसके बाद ये कुछ कंपाउंड्स लिख लोगे, और उसके बाद फिर क्वेश्चन है 1 से 21। सफिशिएंट है, इतने में तो सीख जाओगे यार, और कोवेलेंट के तो 100 के आसपास है, सीख ही जाओगे। हाँ बस ये सभी ने, बेटा बैठ जाओ, ठीक है। चलो सारे, अगली बार से लेट मत आना लेकिन, ठीक है। चलो इधर सारे देख लिए ना, हाँ ठीक है, मैं पहले से ही ऐसा था, धीरे धीरे तुम जान जाओगे। चलो बेटा सारे इधर है ना, अपन को स्ट्रक्चर बनाना सीखने, पहले अपन आयनिक कंपाउंड्स कैसे बनाते हैं ये सीखते हैं, फिर कोवेलेंट, फिर कोऑर्डिनेट, फिर इनके मिक्सचर्स। क्लियर है? फिर आखिरी में कोवेलेंट वाला बहुत बड़ा टॉपिक है, तो उसके अलग से पढ़ते रहेंगे। चलो, तो आयनिक कंपाउंड F और P ब्लॉक के बनाते हैं ये। इसके पहले बनाने के लिए तुमको कुछ कंपाउंड्स पता होने चाहिए कि किनको क्या बोलते हैं, ठीक है। N-3 नाइट्राइड, F- फ्लोराइड, F-2 सल्फाइड, ये इनकी वैलेंसी या कोवेलेंसी ही है। नाइट्रोजन थर्ड पीरियड का नाइट्रोजन की 3 होती ना कोवेलेंसी, तो 3, फ्लोरीन की 1 होती तो 1, सल्फर ऑक्सीजन के नीचे आता है तो ऑक्सीजन की 2 होती तो सल्फर की भी 2, फिर एक ये नाइट्रोजन के नीचे आता है फॉस्फोरस, तो इसकी 3 है, ऑक्सीजन की तो 2 ही होती है, और हाइड्रोजन पहला है तो 1। तो जो भी ये इनकी कोवेलेंसी वाले हैं ना, उनमें आइडाइड लगाइए सब में, आखिरी में कोवेलेंसी वाले सब में। ठीक है, कोवेलेंसी वाले जितने भी डायरेक्टली लिखे हैं मैंने, उनमें क्या लगता है, आइड, इतना याद रहेगा। ठीक है, कार्बाइड भी होता है C-4, वो भी लिख लो, एक ऐड करोगे यहाँ C-4, इसको क्या बोलते हैं, कार्बाइड। या फिर ये देखते हैं ना अपन, ये यार चलो बस, ठीक है, इतने इन्हीं के, ठीक है। बोरॉन को तो हटा दो। कार्बन पे -4 आता है कार्बाइड,
नाइट्रोजन पे -3 नाइट्राइड, ऑक्सीजन पे -2 ऑक्साइड, सल्फर पे -2 सल्फाइड, फॉस्फोरस पे -3 फॉस्फाइड, फ्लोरीन पे माइनस फ्लोराइड, क्लोरीन पे माइनस क्लोराइड। ठीक है, तो इतने तुमको याद रखने हैं। ये बोरॉन को भी और हटा दूं, या ये इनमें सब में क्या लगेगा इनकी कोवेलेंसी के हिसाब से आखिरी में। क्लियर है? उसके अलावा कुछ कंपाउंड्स होते हैं NH4+, तो इसको अमोनियम आयन बोलते हैं, याद रखना। PO4-3 इसको फॉस्फेट आयन बोलते हैं। ठीक है, CO3-2 कार्बोनेट, याद रखोगे सब। NO3- नाइट्रेट, SO4-2 सल्फेट, FO3-2 सल्फाइड। ये कंफ्यूजन मत करना, ये याद रखना है। ठीक है, ऑक्सीजन, ये तो सारे उससे ही हो गए अपने। तो इतने ही गिने चुने कुछ है जो तुमको अलग से याद रखना है ताकि तुम स्ट्रक्चर लिख पाओ। क्लियर है? उसमें कंफ्यूजिंग वाले में यही दो जा रहे हैं बस, बाकी तो फिर भी तुम लोग कर लोगे। SO4-2 वाला है तो सल्फेट, SO3-2 वाला है तो सल्फाइड, इतना याद रखोगे। क्लियर है सभी को? ठीक है, अब अपन कंपाउंड्स लिखते हैं। चलो भाई, पहले कौन से ग्रुप का वो लिखोगे, ऊपर कोवेलेंस लिखोगे और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे। मैं लिखते जाता हूँ सभी का। ठीक है, पोटेशियम के ऊपर 1, क्लोराइड के ऊपर 1, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आ जाएगा KCl। सोडियम के ऊपर 1, सल्फाइड के ऊपर हाँ भाई 2-2 जो भी है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा Na2S। ये मैग्नीशियम वाला, तो मैग्नीशियम के ऊपर 2, फ्लोराइड के ऊपर 1, MgF2। कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम के ऊपर 2, क्लोराइड के ऊपर 1, तो CaCl2। सभी को आ रहा है बेटा समझ में? चेक करते रहना, अपनी कॉपी में ओरिजिनल आंसर लिखते जाओ, फेयर कॉपी में। एल्यूमिनियम के ऊपर 3 होता है, ऑक्साइड के ऊपर 2, तो क्रॉस मल्टीप्लाई पे क्या आ जाएगा Al2O3। Al2O3 एम्फोटेरिक है, पता है ना। पोटेशियम फॉस्फेट, पोटेशियम का क्या है 1 फॉस्फेट, सॉरी पोटेशियम के फॉस्फेट PO4-3, वो तो पूरा कंपाउंड ही, और इसको 1 लिखेंगे तो यही है। ठीक है, फॉस्फेट PO4-3 होता है, तो -3 इधर कर दिया। मैग्नीशियम नाइट्राइड, मैग्नीशियम 2, नाइट्राइड क्या होता है मैग्नीशियम 2 और नाइट्राइड 3, Mg3N2। क्लियर इतने सभी को? ठीक है, हाँ डाउट? कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम 2 ऑक्साइड 2, तो Ca2O2 लिखूं या फिर वो कट जाता है, याद रखना 2 1 2 2 1 2, ये भी करते हैं अपन, तो CaO लिखते हैं ये फाइनली, ये याद रखोगे। ठीक है, अगर कोई चीज़ कट रही है, यहाँ 4 होगा 2 होगा तो वो भी कट कर देता हूँ मैं, जो भी 2 की टेबल से कट हो रहे होंगे कट हो जाते हैं। ठीक है, अमोनियम, अमोनियम ये होता है ना NH4+, सल्फेट क्या होता है SO4-, इसको NH4 होल थ्राइस SO4, अमोनियम सल्फेट। समझ में आया ना? चार्ज को मल्टीप्लाई किया, देखो इसका चार्ज क्या था +1, तो +1 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इसका चार्ज क्या था -3 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ मल्टीप्लाई 4 में नहीं करूँगा मैं, ये पूरा कंपाउंड है ना, तो इसमें 3 लिख दूंगा बाहर, और इस पूरे कंपाउंड में बाहर 1 लिख दूंगा। आया है समझ में? ठीक है, सोडियम क्लोराइड, सोडियम के ऊपर 1, क्लोराइड के ऊपर 1, NaCl। कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम के ऊपर 2, क्लोराइड के ऊपर 1। एल्यूमिनियम फ्लोराइड, एल्यूमिनियम के ऊपर 3, पता है ना, फ्लोरीन के ऊपर 1, AlF3। पोटेशियम सल्फाइड, पोटेशियम के ऊपर 1, सल्फाइड K2S। क्लियर है? ठीक है, एक ये तुम लोगों को अलग से याद रख, मतलब समझना है, और क्या था बस, बाकी तो कुछ था नहीं, बाकी तुम, और एक ये जिसमें क्रॉस मतलब कट भी जाता है। ठीक है, क्या हो गया? एल्यूमिनियम ऑक्साइड, कैल्शियम वाला बचा ना, हाँ कैल्शियम हो गया वैसे ऊपर, वही Ca2O2 2 कट गया, CaO। एल्यूमिनियम ऑक्साइड, Al का 3, ऑक्साइड का 2,
Al2O3 क्रॉस मल्टीप्लाई में। क्लियर है सभी को? दिख रहा है? नहीं दिख रहा? हाँ 999 अमोनियम सल्फेट इधर पे। अमोनियम वर्ड क्या होता है? NH4 प्लस, इसका चार्ज क्या है? +1 है। सल्फेट क्या होता है? SO4 सल्फेट है, -2 है। ये गलत है, ठीक है। ऐसे वो -3 आएगा, सल्फेट सल्फेट तुम में से किसी से बोलते नहीं बनी कि सल्फेट में -2 था? मैंने तो अभी लगाया है। देखा ही नहीं, बैठे क्यों आया? चलो देखो, अमोनियम लिखा उसका चार्ज प्लस, ठीक है। सल्फेट लिखा उसका चार्ज क्या है? -2। अब चार्जेस को क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ ना, इसका चार्ज -2 मतलब 2 है ना, तो NH4 के होल में क्या लगा दूंगा? 2। ये क्रॉस में यहाँ चले जाएगा, ये प्लस यहाँ चले जाएगा, तो SO4 में होल में 1 चले जाएगा, तो 1 का तो मतलब 1 ही है, तो बन जाएगा NH4 होल ट्वाइस SO4। ये रे हाँ नहीं आया, ठीक है। चलो यहाँ तक हो गए सारे। आखिरी है सोडियम फॉस्फाइड। सोडियम के ऊपर 1, फॉस्फाइड 3, Na3P। क्लियर है इतना? मैग्नीशियम नाइट्राइड। अब कभी गलत मत करना यार ये चीज़, है ना? इतने एग्जाम्पल तो मैंने भी नहीं किए थे। मैग्नीशियम +2 नाइट्राइड N-3, तो ये हो जाएगा Mg3N2। क्लियर है सभी को? एल्यूमिनियम फॉस्फाइड Al3 Al3 फॉस्फाइड क्या होता है? 3 से 3 कट जाएगा, ये बचेगा Al3। समझ में आया सबको? मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम के ऊपर 2, क्लोरीन के ऊपर 1, MgCl2। मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम के ऊपर 2, ऑक्साइड के ऊपर 2, तो MgO। कोई डाउट तो नहीं है ना? कैल्शियम हाइड्राइड, कैल्शियम के ऊपर 2, हाइड्राइड के ऊपर 1, तो CaH2। कोई भी आयनिक कंपाउंड कैसे बनेगा समझ में आ गया अब? ठीक है, उसका ग्रुप नंबर ऊपर लिखोगे और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, और कोई नहीं है, ठीक है। इसके बाद अपन बना रहे हैं अब कोवेलेंट कंपाउंड। क्लियर है? ठीक है, चलो ये वाले रब कर दो बेटा सारे। देखो आयनिक बॉन्ड बनाना सीख गए, अब कैसे बनेगा कोई भी कंपाउंड का। कोई सा भी कंपाउंड दो, कंफ्यूजन तो नहीं क्रिएट करोगे। अब ऑलमोस्ट जितने एग्जांपल हो सकते थे ना मैक्सिमम मैंने लिखवा दिए हैं, ठीक है। इन्हीं में से आता है अधिकतर, ठीक है। अब अपने को नेक्स्ट बॉन्ड समझना है कि कैसे बनता है, कौन सा है? कोवेलेंट वाला, ठीक है। बनाते आता है कोवेलेंट बॉन्ड में P ब्लॉक और P ब्लॉक वाले एलिमेंट रहेंगे पहली चीज तो, ठीक है। उसमें क्या था? F और P वाले थे, इसमें कौन होंगे? P और P वाले, ठीक है। मोस्ट ऑफ द। और शेयरिंग होती है, पता है अपने को, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या हो गया बेटा? है ना, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, मतलब वो तो हर जगह लग रहा है। आयनिक में भी ऑक्टेट कंप्लीट ही करना था, एक इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, और इसके पास इलेक्ट्रॉन आ गया तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। ये समझ में आता है ना? जैसे फॉर एग्जांपल मैंने NaCl लिखा है, तो Na के ऊपर प्लस, Cl के ऊपर ये 1 था -1, क्रॉस मल्टीप्लाई करके NaCl लिखा है। तो Na ने Na+ क्यों बनाया? ठीक है, देखो बताओ, थर्ड पीरियड में आता है। उसके आउटर मोस्ट रिंग में एक इलेक्ट्रॉन है, अगर वो एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तो उसके पास 2 रिंग बचेगी और दोनों रिंग फुल रहेगी, तो वो स्टेबल रहेगा ना, इसीलिए Na ने एक इलेक्ट्रॉन दिया है। और क्लोरीन कहाँ आता है? ये यहाँ पे इस वाली लाइन में, क्लोरीन के नीचे थर्ड पीरियड में। और क्लोरीन अगर एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो क्लोरीन थर्ड रिंग में,
मतलब उसके पास 3 रिंग है और तीसरी रिंग में उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, उसको कंप्लीट करने के लिए एक और की जरूरत है, तो वो सोडियम वाला इलेक्ट्रॉन कैच कर लेगा तो ये भी फुलफिल्ड में हो जाएगा। तो इसीलिए आयनिक में भी शेयरिंग हो रही है, ठीक है, मजे के लिए नहीं है कि कैच कैच खेल रहे हैं, वो ऐसा नहीं है। जैसे तुम लोग एक मैग्नीशियम वाला, मैग्नीशियम का क्लोराइड लेता हूँ, मैग्नीशियम पे 2 है, क्लोरीन पे 1 है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा अपना MgCl2, ठीक है। इसका मतलब क्या है, एक Mg के साथ 2 क्लोरीन लगेंगे और एक Mg यहाँ पे आता है ना, ठीक है। तो मैग्नीशियम अपने 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा तब जाके वो सेकेंड रिंग कंप्लीट कर पाएगा। थर्ड रिंग में है, थर्ड रिंग में 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल देगा तो उसकी थर्ड रिंग तो पूरी खाली हो गई। अब उसके पास 2 ही रिंग बची, फर्स्ट और सेकंड, और फर्स्ट और सेकंड पूरी भरी है, तो मैग्नीशियम +2 में स्टेबल होता है। अब इसने जो 2 इलेक्ट्रॉन निकाले हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन कैच कौन करेगा? या तो ऐसा कोई इंसान जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी हो, या फिर ऐसे 2 इंसान जिनके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो। तो क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन ही चाहिए था ना, 2 क्यों रहेगा? तो एक क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन कैच किया, दूसरे ने दूसरा कैच किया, तो इसीलिए इसके साथ 2 क्लोरीन आएंगे। ये चीज एल्यूमिनियम के साथ जब तुम लिखोगे एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो एल्यूमिनियम का 3 होता है, क्लोराइड का 1, तो AlCl3 होता है ना, समझ में आया सबको? तो एल्यूमिनियम के साथ कितने क्लोरीन होने चाहिए? 3। क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम +3 चार्ज रखता है ना, इसके नीचे आता है। तो एल्यूमिनियम जब 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा तब वो स्टेबल होगा। तो वो 3 इलेक्ट्रॉन कैच करने के लिए सामने आता है, ऐसा होना चाहिए जिसको 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत हो। इसके साथ जैसे नाइट्रोजन अगर होता फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम के साथ, तो एल्यूमिनियम 3 नाइट्रोजन 3, तो ये ALN बनता। हाँ LN, ALN, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, एल्यूमिनियम ने 3 इलेक्ट्रॉन दिए, नाइट्रोजन को 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है तो फुल हो जाता है बैक नॉफ नी में, N के बाद O F और नी पे पहुंच जाता है 3 इलेक्ट्रॉन लेके। तो इसने 3 इलेक्ट्रॉन दिए, इसने 3 इलेक्ट्रॉन लिए, तो दोनों की एक क्वांटिटी लगेगी ना। यहाँ पे एल्यूमिनियम के 3 इलेक्ट्रॉन को कैच करने के लिए क्लोरीन आ रहा है, तो क्लोरीन की 3 क्वांटिटी लगी है। कोई भी, हाँ फ्लोरीन आएगा तो उसकी भी 3 ही क्वांटिटी लगेगी, ब्रोमीन आएगा तो उसकी भी 3 क्वांटिटी, ठीक है। फिर मैग्नीशियम के साथ 2 क्लोरीन की क्वांटिटी लगी है। या फिर अगर मेरे को मैग्नीशियम का ऑक्साइड बनाना हो तो Mg पे 2, ऑक्साइड पे 2, MgO, तो एक मैग्नीशियम के साथ एक ही ऑक्सीजन आएगा ना, क्योंकि मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन को कैच करके फुल हो जाता है। समझ में? तो अपन ये जो बॉन्ड बना रहे क्यों बना रहे? लुईस डॉट स्ट्रक्चर वाली चीजों से, कि हाँ स्ट्रक्चर स्टेबल कैसे है, कि किसके कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो ये स्टेबल हो रहा है, ये अनस्टेबल हो रहा है, जो भी है स्टेबिलिटी के लिए स्ट्रक्चर बनते हैं, वरना अकेले ही रहते मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, क्यों ही बॉन्ड बनाना है। समझ में आई ये चीज? तो कोवलेंट कंपाउंड में भी बॉन्ड्स तभी बनेंगे जब स्ट्रक्चर स्टेबल हो रहा होगा। और स्टेबिलिटी का एक रीजन अपने को पता है कि ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। और अभी पढ़ा के आया था मैं कल ही कि सेंट्रल एटम में मिनिमम 8 या 8 से ज्यादा भी हो जाते हैं बहुत बार जब कंपाउंड बनने जाता है, लेकिन उसके पेरीफेरी या साइड में जितने भी एटम लगे होंगे, अगर हाइड्रोजन होगा तो डुप्लेट कंप्लीट होगा, उसके अलावा कुछ भी होगा तो ऑक्टेट कंप्लीट होगा। साइड वालों का कंपलसरी है ऑक्टेट डुप्लेट, सेंट्रल का ऑक्टेट हो भी सकता है वरना एक्सटेंडेड ऑक्टेट होगा, ऑक्टेट से कम में सेंटर कभी बनेगा ही नहीं। इतना क्लियर है? और प्लस चार्ज सेंट्रल एटम पे आता है, माइनस चार्ज साइड वाले एटम पे आता है। बस यही 3-4 पॉइंट्स चाहिए अपने को सारे स्ट्रक्चर बनाने के लिए, ठीक है। और इसमें भी डॉट्स जो बनाओगे वो किसके अकॉर्डिंग बनाते हो? वही अपना लाइबे बैकनॉफनी में 1 2 3 4 3 2 1 0। क्लियर है? चलो हाँ मतलब बॉन्ड, सॉरी डॉट बना लोगे पहले उसके ग्रुप नंबर के हिसाब से और कितने की कमी है उसके हिसाब से बॉन्ड बना लोगे, ठीक है। ये देखो ये लाइव बैकनॉफनी से अपना वो पूरा क्या इनऑर्गेनिक तो हो जाता है ना। ज्यादा से ज्यादा एक और नीचे वाली लाइन ले लो, ऑलमोस्ट एग्जांपल कवर हो जाते हैं, तीसरी तक तो जाता ही नहीं है, बहुत रेयर होता है, ठीक है। ये उसके आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये क्या है? कोवैलेंसी, मतलब जितने बॉन्ड बनाएगा वो। ये
कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है, नाइट्रोजन 3, ऐसा। इसकी अगली लाइन में आ जाते हैं तो कोवेलेंसी थोड़ी वेरी कर जाती है थर्ड पीरियड के लिए, क्योंकि एक्साइटेशन की वजह से एक्साइट होता है, अनपेयर होता है, तो 2-2 से बढ़ता जाता है। ठीक है, ये चीज होगी सेकेंड पीरियड के लिए। ठीक है बेटा, इधर देख लो, थर्ड पीरियड में 3D होता है। ठीक है, सो एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉसिबल, ये आता है, तो कोवेलेंसी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, वेरिएबल कोवेलेंसी शो करता है। तो लिथियम में तो क्या ही है, एक ही रहेगी, बेरिलियम की 2 रहेगी, कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ, इसकी 3, ये 4 तक तो सेम है। बोरॉन के पास 3 है, एक्सटेंड कर लिया है। कार्बन के पास 4 अनपेयर्ड है। नाइट्रोजन से फिर चेंज होगी, नाइट्रोजन की 3 भी होगी और 5 भी हो सकती है, एक और अनपेयर कर लेगा। तो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में एक यहाँ से अनपेयर करेगा और अगले वाला भी अनपेयर कर लेगा, 2, 4, 6 भी हो जाती है, 6 क्या होने यार। फिर इस वाले में 1, 3, 5, 7। समझ में ना कैसे लिखा है सभी को? पक्का? 1-2 एग्जांपल मैं यहाँ बना देता हूँ तुम लोगों को। नाइट्रोजन के ये डब्बे होते हैं, 3 होते हैं। ठीक है, अगर मैं नाइट्रोजन के नीचे फास्फोरस लिख रहा हूं तो फास्फोरस के पास ये चीजें तो है ही सही, बस वो 3s की है ना, ये 2s 2p था, ये 3s 3p, लेकिन 3d भी तो होता है ना। समझ गए चीज? अब 3d में क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन देखो जो पेयर्ड में वही अनपेयर होगा, तो इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट एक्साइटेशन। अगर दूसरा वाला भी अनपेयर हो तो सेकेंड, तीसरा वाला भी हो तो थर्ड। तो इसकी फर्स्ट एक्साइटेशन की वजह से क्या हो जाएगा, इसमें ये इलेक्ट्रॉन यहां से हटके यहां आ जाएगा। तो पहले कितने बॉन्ड बना पा रहा था, 3, अब कितने बना पाएगा, 5। तो इसलिए नाइट्रोजन में लिखा है मैंने 3 और 5 दोनों बना सकता है वो। क्लियर है? ऑक्सीजन में यही चीज, एक और एग्जांपल, चलो मैं फ्लोरीन के लिए लिखता हूँ, ज्यादा बेटर समझ में आएगा। नहीं, नाइट्रोजन के लिए नहीं लिखा ना मैंने, सेकंड पीरियड की कोवेलेंसी यही होगी, थर्ड पीरियड के लिए फिर चेंज है। क्लियर है ना? थर्ड और उसके नीचे वालों के लिए सबके, लेकिन अपने को एग्जांपल थर्ड से आते हैं मैक्सिमम, इसीलिए मैंने थर्ड लिखा है। ठीक है, क्योंकि थर्ड से 3D प्रेजेंट है, सेकंड में जगह ही नहीं है तो कहाँ एक्साइट करवाएगा। क्लियर है चीजें? फिर चलो फ्लोरीन वाला एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं। फ्लोरीन में 2s है बेटा, बातें मत करो, इधर देख लो, सारी चीजें पढ़ा चुका हूं मैं, फिर बातें कर रहे हो। 3s 3p 3d का भी होगा। ठीक है, भले ही खाली पड़ा रहेगा लेकिन होगा तो सही। ये समझ में आया इतना सभी को? अब देखो, क्लोरीन की जब फर्स्ट एक्साइटेशन होगी तो वो क्या करेगा, अपना एक जंप करवाएगा, यहां से मैंने हटाया और ये कर दिया। तो पहले क्लोरीन एक ही बॉन्ड बना रहा था ना जब ये भी पेयर था, अब कितने बना लेगा, 3। तो 1 भी होगी, 3 भी होगी। 3 कब होगी, जब फर्स्ट एक्साइटेशन होगा, फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट। फिर मान लो मैं एक और अनपेयर करवा रहा हूं, ठीक है, ये वाला भी, तो इसको अनपेयर करवा दिया तो अब कितने बनेंगे, 3, 4, 5। तो 5 कब बनेगा, जब सेकेंड एक्साइटेशन स्टेट होगी। और 7 कब बनेंगे, जब थर्ड एक्साइटेशन स्टेट होगी। एक और को अनपेयर करवा के जगह भी है मेरे पास 7 बॉन्ड। 7 बॉन्ड से मैक्सिमम बन ही नहीं सकते ना, कुछ भी हो जाए। क्लियर है सबको? ठीक है, ये रेड वाला यहां से गायब किया था मैंने, है ना, और ग्रीन वाला यहां से गायब किया है ना? समझ गए चीजें? बस हाँ, चलो ये, हाँ पूछो। किसकी? 3D की 4s के बाद आती, देख लो ना, मुझे क्या बताऊं। 3D 4s है
N+L रूल से देखते हैं, 4, 3 + 2, इसका L 2 होता है ना, SPD 0 1 2, हाँ, तो ये क्या हो गया 5। तो इसकी एनर्जी ज़्यादा है, इसकी एनर्जी कम है, तो जिसकी एनर्जी कम होती है पहले इलेक्ट्रॉन उसमें भरता है, फिर उसके बाद अगला 5 का इसमें भी हो रहा होगा 4p, 4 + 1। जब दोनों की एनर्जी सेम आ जाती है तो फिर शेल देखते हैं कि जो अंदर वाली शेल का होगा उसमें पहले इलेक्ट्रॉन जाता है, तो पहले अंदर के शेल का खाली छोड़ के बाहर क्यों भरेगा जब तक अंदर के डब्बे नहीं भराएंगे, इसीलिए ये भरता है। क्लियर है? बाकी सभी को क्लियर है सारी चीजें? ठीक है, ये बॉन्ड कैसे बनेंगे समझ गए। अब मैं एग्जांपल्स दे रहा हूं वो तुम लोग करोगे, ठीक है, 3-4 मैं बता दूंगा, फिर ये चीजें नोट करना ताकि तुम लोगों को एक बार और क्लियर रहे। ये सब चीजें मैं बेसिक्स में अच्छे से पढ़ा चुका हूं। क्लियर है? चलो अब लिखते हैं एग्जांपल्स। देखो बेटा, कुछ 1-2 मैं बता देता हूं, बाकी तुम लोग करना, ठीक है। वाटर, ठीक है, वाटर में 2 चीजें, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है, ठीक है। तो जो एटम सबसे कम नंबर में होगा उसको सेंटर में रखने की कोशिश करोगे, ठीक है। तो ऑक्सीजन है ना सबसे कम, ऑक्सीजन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं आउटर मोस्ट में? 6। तो 6 डॉट बना दूंगा मैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब ये तो मैंने टोटल इलेक्ट्रॉन बना दिए, इनमें से ऑक्सीजन बॉन्ड कितने बनाता है? ओरिजिनल बॉन्ड 2 ही बनाता है, तो ऑक्सीजन से मैं 2 ही डंडे खींच सकता हूं बस। अब वो मैं या तो दोनों इस साइड खींच लूं या एक इधर एक इधर, क्योंकि मेरे को पता है हाइड्रोजन 1 डंडा बनाता है इसलिए मैंने अलग अलग खींचे हैं। क्लियर है? और 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 1, और उससे वो एक ही डंडा बना सकता है। तो यहाँ पे 1 हाइड्रोजन लगा दूंगा, यहाँ पे दूसरा हाइड्रोजन लगा दूंगा, क्योंकि इसका 1 इलेक्ट्रॉन होगा, इसका 1 इलेक्ट्रॉन। तो हाइड्रोजन को अपना डुप्लेट कंप्लीट करना है ना, तो वो बोलेगा कि ये वाला इलेक्ट्रॉन शेयर कर लो मुझसे ऑक्सीजन को, और ये वाला इसको बोलेगा कि दूसरा इलेक्ट्रॉन शेयर कर दो। समझ में आई ये चीज? तो वाटर का स्ट्रक्चर कैसा आता? अब उसमें आगे जब तुम पढ़ोगे वैसे पर वगैरह, तो ये जो लोन पेयर है ना, ये लोन पेयर इस बॉन्ड को धक्का भी तो दे रहे होंगे ना, क्योंकि सब बॉन्ड भी इलेक्ट्रॉन से बना है, लोन पेयर भी इलेक्ट्रॉन है, तो आपस में रिपल्शन हो रहा होगा ना बहुत ज्यादा। और ये तो मैंने बोर्ड पे ऐसा बनाया, 3D में देखोगे तो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं ऐसे ऐसे, तो कहीं लोन पेयर हो सकता है यहाँ हो, कोई यहाँ हो, तो लोन पेयर अपने आप को उस पोजीशन में स्टेबल करेगा जहां सबसे कम रिपल्शन जाएगा। ये चीज समझ में आई? हर कहीं अपन नहीं बना सकते कि यहाँ बना दिया, यहाँ, इसमें तो बना लोगे, रियलिटी में लोन पेयर वहां रहेगा जब सबसे कम रिपल्शन होने की कोशिश रहेगी, ठीक है। तो इसीलिए इसका जो स्ट्रक्चर बनता है वाटर का बैंड फॉर्म में रहता है। ये हाइब्रिडाइजेशन में अपन पढ़ते हैं कि एक है जैसा एक है जैसा, ये बैंड फॉर्म में वी शेप रहता है, और लोन पेयर इसके यहाँ लगे रहते हैं ऐसे। क्लियर है? क्योंकि लोन पेयर दोनों इलेक्ट्रॉन है तो वो कोशिश करेंगे दूर दूर जाने की, इधर आएंगे, लेकिन यहाँ बॉन्ड आ गया तो यहाँ से भी और इधर नहीं जा पाएंगे ना, तो इसीलिए वो चीजें कहीं ना कहीं वहीं पर रुक जाएगी। वाटर समझ में आया कैसे बनाया? हाइड्रोजन का 1 डंडा बनाया तो बना दिया उसको ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन 2 बनाता है, ऑक्सीजन के 2 भी कंप्लीट है, ठीक है। फिर इधर से CO2 है ना, CO2 का स्ट्रक्चर देखना। कार्बन के पास आउटर मोस्ट में कितने होते हैं बेटा? 4, 1 2 3 4। क्लियर? तो 4 होते हैं और कार्बन बॉन्ड भी 4 बनाता है, इसकी कोवेलेंसी भी 4 है, ठीक है, मतलब 4 डंडे में कार्बन से खींच सकता हूं, ठीक है। और ऑक्सीजन के पास आउटर मोस्ट में कितने होते हैं? देखो, और कार्बन कम था तो उसको सेंटर में रखा, ऑक्सीजन के पास 6 होते हैं ना, 1 2 3 4 5 6। क्लियर? और ऑक्सीजन कितने डंडे बना पाता है? 2 ही डंडे बना पाता है मैक्सिमम। तो ऑक्सीजन इससे बॉन्ड बना लेगा 2 डंडों से, और इधर वाला ऑक्सीजन इससे बना लेगा। क्लियर हुआ है? 1 2 3 4 5 6, बाकी ऐसे ही रह जाएंगे। तो ऑक्सीजन के 2 डंडे भी कंप्लीट हो गए, कार्बन के 4 डंडे भी हो गए। तो तुमको चीजें देखने की, जो भी एटम है उसके डंडे वैलिड हो रहे कि नहीं। क्लियर है? अगर डंडे उससे ज्यादा जा रहे होंगे तो वो कोऑर्डिनेट में चले जाएगा, ये कम जा रहे होंगे तो भी कोऑर्डिनेट में जाएगा। नॉर्मली ऐसे करोगे। क्लियर है? अब जब भी ये वाली चीजें आए ना तुम्हारे पास, माइनस प्लस वाली तो हटा दो, माइनस वाली जब भी चीजें आए तो माइनस मैंने क्या बोला, साइड एटम पे लगता है, ठीक है। और साइड एटम हमेशा OH तुम लेके चलोगे अगर माइनस लग रहा है तो, क्योंकि H+ होता है ना अपना, तो H+ माइनस के साथ जुड़ जाएगा। या फिर मान लो कोई भी स्ट्रक्चर में, मान लो ये AH है,
मैं बोल रहा हूँ इसमें से H मैंने रिमूव कर दिया तो क्या बचेगा, A प्लस A माइनस, क्योंकि H प्लस रिमूव हो गया है। तो H प्लस रिमूव हो गया तो ये माइनस, तो यहाँ पे माइनस क्यों आया होगा, 2 हाइड्रोजन निकाले होंगे ना मैंने, तो ये ऐसा होगा, हो सकता है शायद पहले H2CO3, ठीक है। तो मैं H2CO3 का स्ट्रक्चर बना सकता हूँ ना आराम से। कार्बन सबसे कम है तो उसको सेंटर में रखा, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 4 बॉन्ड भी बना पाता है वो, क्लियर है। और जितने भी H और O वाली चीजें हैं, सबसे पहले तुम क्या करते हो, OH OH बॉन्ड लगा देते हो, एक डबल बॉन्ड और एक OH, ठीक है, CO3-2 है ना, ठीक है। एक डबल बॉन्ड O लगाते हो, कभी भी ऐसे स्ट्रक्चर आएंगे तो एक डबल बॉन्ड O खींचोगे, एक OH लगाओगे, उसके बाद बाकी करते रहना जितने लग जाए, क्लियर है। पहले सारे OH कंप्लीट करते हो, फिर डबल बॉन्ड O लगाते हो। पहला रूल क्या है, डबल बॉन्ड O लगाओगे। दूसरा रूल क्या है, एक OH लगाओगे। तीसरा क्या है, OH जितने भी होंगे कंप्लीट करोगे। चौथा क्या है, उसके बाद OH जब खत्म हो जाएंगे कि हाइड्रोजन खत्म हो गए तो फिर डबल बॉन्ड O लगाते रहोगे। समझ में आया? किसी को नहीं आया हो तो पूछो, नहीं आया। जब भी ऐसे कोई कंपाउंड्स आएंगे इनको ऑक्सी एसिड्स बोलते हैं। अभी इसके बाद जो दूसरे स्ट्रक्चर आएंगे उसमें समझाता हूं मैं, ठीक है। तो ऑक्सी एसिड्स वाले ऐसे जब भी आएंगे ना कि जिसके साथ हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों साथ में है उस कंपाउंड में, एक कोई नॉन मेटल है उसके साथ हाइड्रोजन भी है ऑक्सीजन भी है, जब भी ऐसे कंपाउंड दिखेंगे तुमको, तुम क्या करोगे, उस नॉन मेटल के साथ सबसे पहले एक डबल बॉन्ड O खींच दोगे, कंपलसरी है। उसके बाद जितने हाइड्रोजन होंगे उन हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से जोड़ के OH OH चिपका दोगे। जैसे यहाँ पे मैंने क्या किया, H2CO3 था तो कार्बन के साथ एक डबल बॉन्ड O खींच दिया तो एक ऑक्सीजन कम हो गया। अभी अब कितने, 2 ऑक्सीजन बचे और 2 हाइड्रोजन बचे, तो हाइड्रोजन को मैं पहले ऑक्सीजन के साथ जोड़ता हूँ, तो 2 हाइड्रोजन है तो 2 OH बन जाएंगे। तो OH हमेशा एक डंडे से ही जुड़ता है ना, OH सिंगल बॉन्ड से। तो इसके पास एक OH मैंने जोड़ दिया और एक और OH जोड़ दिया, तो मेरे पास ऑक्सीजन भी खत्म हो गए, हाइड्रोजन भी खत्म हो गए, और कार्बन था ही तो कार्बन के 4 डंडे भी बन गए, ऑक्सीजन 2 डंडे बनाता है, और OH में ये वाला जो है कहीं ना कहीं, तो OH एक डंडे से जुड़ता है। ये समझ में आई सभी को? पक्का? तो ये ऐसे, अब देखो इसका मेरे को कार्बोनेट बनाना था ना, तो ये H प्लस हटा दूंगा तो माइनस, H प्लस हटा दूंगा तो माइनस, सिंपल। इसको डायरेक्टली तुम बनाने जाओगे कि CO3-2 से तो कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। पहले इसमें कन्वर्ट कर लेना, डबल बॉन्ड O मारना, एक OH लगाना, उसके बाद हाइड्रोजन के अकॉर्डिंग देख लेना जितने हाइड्रोजन है उनको O के साथ जोड़ के OH OH लगा देना जितने। जब हाइड्रोजन खत्म हो जाए उसके बाद बचे हुए ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड O से जोड़ते रहना। क्लियर है सभी को? ठीक है। सल्फेट सेम उसी प्रोसीजर से तुम खुद ट्राई करना, है ना, हाइड्रोजन लगा के। और एक ये, मतलब जितना मुझे लगता था कि वैरायटी, ये दो तुमसे हो सकता है शायद ना बने क्योंकि इनके साइक्लिक स्ट्रक्चर जाएंगे, तो वो हटा दो, बाकी सारे बन जाएंगे। खुद से ट्राई करो जल्दी, फटाफट बेटा, है ना। मेरे पास 10 मिनट और बचे, ये पढ़ा के फिर मैं आगे कल कंटिन्यू करूंगा। इधर सारे इधर देख लो। चलो, कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनेगा अपन ने कुछ 1-2 एग्जांपल देख लिए। अब मैं बाकी एग्जांपल्स बता रहा हूँ, तुम लोग देखते जाना कौन से सही है कौन से गलत है, ठीक है। हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, दूसरे हाइड्रोजन के पास भी एक ही इलेक्ट्रॉन, और एक डंडा ही बनाते हैं दोनों। तो दोनों ने अगर शेयर कर लिया तो दोनों के हिस्से में आ जाएगा, दोनों के डुप्लेट कंप्लीट है, और ये H2 का बनेगा। Cl2 में 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, और इसको एक ही इलेक्ट्रॉन की कमी है ना, तो ये एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा अपना। समझ गए? ठीक है। HCl, H के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, क्लोरीन के पास 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन शेयर तो एक ही करेगा ना, 8 हो जाएंगे उसके पास, तो ये भी एक ही बॉन्ड बनाएगा। क्लियर है सभी को? ठीक है। फिर वाटर का तो बना दिया है मैंने। ऑक्सीजन 2 डंडे बनाता है, हाइड्रोजन एक डंडे बनाता है, कंप्लीट। इसके डुप्लेट देखो, साइड वाले के डुप्लेट कंप्लीट है, सेंटर वाले का ऑक्टेट तो होना ही चाहिए मिनिमम, ऑक्टेट से कम सेंटर जाएगा ही नहीं किसी में। क्लियर है? CH4, कार्बन के पास 4 होते हैं और हाइड्रोजन के पास एक ही होते हैं, तो एक डंडे खींच लेंगे और क्या। कार्बन के 4 डंडे पूरे, हाइड्रोजन के एक डंडे होते हैं, बना लिया। O2, ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 मतलब 2 की कमी है ना, मतलब 2 डंडे खींचेगा, तो
ये 2 डंडे खींच दिए, दोनों का काम हो गया। क्लियर है ना। N2 नाइट्रोजन के पास कितने होते हैं बेटा? 5। 1 2 3 4 5। मेरे को पता है मैंने ऐसे क्यों बनाया, क्योंकि पहले से ही पता है ना, वरना देखो 5 है तो इसको कमी कितने की? 3 डंडों की और है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन की और है, तो 3 शेयर करेगा ना बस, पहला दूसरा तीसरा। क्लियर है। C2H6 ये याद रखना तीनों। एक अल्केन है बेटा इसमें, ये पहले बता दिए थे ना मैंने। अच्छा वो बेसिक पढ़ा के आया तुम लोगों को मैं थोड़ा, हाँ यहाँ बताने पड़ते। चलो जितने भी कार्बन होते हैं उसका डबल करके अगर 2 जोड़ते हैं तो अल्केन, डबल किया 2 जोड़ा, सिर्फ डबल करता हूं तो अल्कीन, और डबल करके 2 माइनस कर देता हूं तो अल्काइन। और अल्केन में सिंगल डंडा बनता है, अल्कीन में डबल डंडे बनते हैं, अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड बनता है। ये बेसिक याद होना चाहिए सभी को, ठीक है। अब देखो कार्बन कार्बन के बीच में जब उसने बोल दिया अल्काइन है मतलब एक ही डंडा बनेगा, अल्कीन है मतलब 2 डंडे बनेंगे, अल्काइन है मतलब 3 डंडे बनने हैं। उसके बाद फिर तुम हाइड्रोजन डिसाइड करोगे। हाइड्रोजन कितने इसमें? 6 है। अब कार्बन का एक डंडा तो बन गया, 3 और बाकी है ना अभी। किसी भी एटम पे टोटल 4 होते हैं कार्बन पे, एक बन गया 2 3 4, एक बन गया 2 3 4, तो हाइड्रोजन लगा दोगे ना, समझ गए। इस पे कितने? इस कार्बन के 2 डंडे तो हो गए, 2 ही बचे अब, तो ये। और हाइड्रोजन भी कितने? 4 है, तो देखो कंपाउंड तभी बनेगा जब ये चीज सेटिस्फाइड है, ठीक है। कार्बन कार्बन के बीच में 3 डंडे हो गए पहले से ही, सिर्फ एक डंडे की कमी है, तो एक इस पे कमी, एक इस पे कमी, और एक हाइड्रोजन की है। क्लियर है ये सब। इसको क्या बोलते पता है? इसका अदर नेम C2H2 को या फिर एसिटिलीन। एसिटिलीन याद रखना, इस नाम से आता है क्वेश्चन। इथाइन तो तुम कर दोगे, क्या बोलते हैं इसको लिख लोगे? एसिटिलीन। बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आएगा ये वर्ड अलग अलग जगह। एसिटिलीन बोलते हैं C2H2 को, ठीक है। या 2 कार्बन है तो इथाइन। क्लियर है, लिख लेना हो। अगला, कोई भी हैलाइड बनाना है तो भाई या तो ऐसा या ऐसा। समझ में आ रहा है क्यों बना रहा हूं? क्योंकि इसको एक ही इलेक्ट्रॉन की कमी होती है ना बस, तो एक ही डंडा खींचेगा। 7 तो पहले से ही होते हैं, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए तो एक डंडा खींच दिया मैंने। क्लियर है सभी को। एसेट देखना, इसमें स्ट्रक्चर जो है एसेट का, सल्फर किसके नीचे आता है बेटा? ऑक्सीजन के नीचे। ऑक्सीजन कितने डंडे बनाता है? 2, तो सल्फर भी 2 ही डंडे बनाएगा, ठीक है। अब अपने पास 8 सल्फर है, तो 8 सल्फर को इसने ऐसे रखा है, ठीक है। और एक ऑक्सीजन जब 2 डंडे बनाता है तो सल्फर भी 2 ही डंडे बनाएगा। सही है, सारे सल्फर से 2-2 डंडे हो रहे हैं ना, ठीक है। इसी चीज को वो एक और दूसरा शेप में बनाता है, क्राउन स्ट्रक्चर बोलते हैं, क्राउन शेप। ये तो अपन ने ऑन पेन पेपर बना लिया अभी। इसको जब स्टेबल स्ट्रक्चर जाएगा तो वो थोड़ा बैंड होके घूम जाते हैं ऐसा, तो क्राउन शेप का बनता है। क्राउन शेप कैसे बनेगा तुम्हारा? ये तो हर डॉट ये क्या है? सल्फर है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, समझ गए? 2 W बना दोगे बस, ठीक है। या फिर इसको बोलो 2 W, समझ गया ना। चलो अगला, फास्फोरस। P4 का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? फास्फोरस किसके नीचे आता है? नाइट्रोजन के नीचे आता है। तो एक फास्फोरस से कितने डंडे होने चाहिए? 3। तो ऐसा तुम जब सोचोगे कि एक फास्फोरस से 3 डंडे और 4 फास्फोरस को जोड़ना है, तो एक ही स्ट्रक्चर पॉसिबल जाएगा इसका। देखो ये तो हो गए 2-2 डंडे। अब मेरे को एक डंडे की और कमी है ना, तो ये क्या करता है? हो गए हर फास्फोरस से 3। इस फास्फोरस के भी 3 डंडे हो गए, इसके भी 3 हो गए, इसके भी 3 हो गए, इसके भी 3 हो गए। शेप है वैसा कुछ नहीं है, फिर हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे फिर तो। बाकी ऐसा वो फिर हाइब्रिडाइजेशन से शेप निकालोगे। इस शेप को तो क्या ही बोलोगे, जो भी तुमको डायगोनल शेप है जो भी बोलना है उसको बोल लो। क्लियर है, ठीक है। हाँ फिर अब H2S, सल्फर किसके नीचे आता है?
ऑक्सीजन। तो सल्फर से 2 ही डंडे निकलेंगे और हाइड्रोजन से एक रहता है। क्लियर है ना जी सभी को? और जितना ऑक्सीजन पे कितने होते हैं आउटर मोस्ट में, कितने होते हैं ऑक्सीजन के? 6 होते हैं ना, 1 2 3 4 5 6। तो क्लियर है। NH3 अमोनिया। नाइट्रोजन में आउटर मोस्ट में कितने होते हैं? 5। 1 2 3 4 5। हाइड्रोजन 3 है और एक हाइड्रोजन एक ही डंडा बनाता है, तो एक हाइड्रोजन ने एक डंडा बनाया, दूसरा, तीसरा, और एक लोन पेयर बच जाता है इस पे। क्लियर है सभी को? अगर बच रहा है तो उसको कुछ नहीं करना है, जब एटम ही नहीं है तो क्यों फालतू में उसको कुछ करेंगे, ऐसे रखोगे। HCN हाइड्रोजन साइनाइड, इसको कैसे बनाते हैं? कार्बन कितने 4 बॉन्ड बनाता है, मतलब कार्बन के पास आउटर मोस्ट में 4 होते हैं ये, ठीक है। नाइट्रोजन के पास आउटर मोस्ट में कितने? 5 होते हैं। नाइट्रोजन 3 डंडे बनाता है, तो देखो एक कार्बन है जो 4 डंडे बना सकता है, एक नाइट्रोजन है जो 3 डंडे बनाता है, तो इसके 3 डंडे इसके 3 डंडों से तो जुड़ जाएंगे। अब कार्बन का एक डंडा और बचा, इसको ऐसे इमेजिन कर लो, कार्बन 4 डंडे बना सकता है, नाइट्रोजन 3 डंडे बना सकता है, तो ये तो जुड़ गए। अब कार्बन का एक डंडा और फ्री बचा है ना, इस एक फ्री डंडे पे कौन आएगा? हाइड्रोजन। तो ये क्या हो गया? फोन आ रहा है, 1 मिनट बताओ, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर ये जाएगा ना अपना, समझ गया ना कैसे? जिसके मैक्सिमम डंडे वो खींच दिया करो पहले। हेलो, हाँ ले जाओ बस, हाँ निकल रहा हूँ थोड़ी देर, 5 मिनट और रुक जाओ, कुछ स्ट्रक्चर बचे हैं खत्म करके। हाँ उसको आराम से ड्रॉप करके आ जाओ, मैं फिर यहाँ से पहले रूम जाता हूँ, बैग पटकता हूँ और फिर आता हूँ, है ना? ओके। चलो इधर बेटा, ये बन गया HCN। कैसे बनाएंगे? PH3। फॉस्फोरस किसके नीचे आता है? नाइट्रोजन। फॉस्फोरस भी 3 डंडे खींचेगा क्योंकि नाइट्रोजन भी 3 डंडे खींचता है, तो 1 2 3 और 3 H ही अपने पास और एक लोन पेयर बच जाएगा। क्लियर है ना सभी को? PCl3। फॉस्फोरस वही 1 2 3 4 5 और एक क्लोरीन एक ही डंडा बनाता है। समझ गए चीज? इसमें वही चीज, कुछ टफ तो नहीं है ना, सिर्फ आउटर मोस्ट के डॉट बनाने, कौन कितने डंडे बनाएगा वो कोवेलेंसी से डिसाइड हो जाएगा, उतने डंडे बना दो। ये भी 3 डंडे, ये भी 3 डंडे, तो जोड़ दो, ये 3 डंडे 2 डंडे, तो इसके 2 जोड़ो, एक फ्री से कुछ और जोड़ दो, इतना ही तो था। H2O2 इसको कैसे बनाया? ऑक्सीजन 2 डंडे बनाता है और वाटर या हाइड्रोजन 1 डंडा बनाता है, तो इसको कैसे बनाएंगे अपन? हाँ मतलब वो H को तुम इधर उधर लगाओ, बट स्ट्रक्चर इसका ऐसा रहता है। ऑक्सीजन के 2 डंडे, ठीक है, हाइड्रोजन का 1 डंडा, ठीक है। या फिर इसको ये भी करते हैं बहुत बार, जब दूसरे साइड देखोगे, वाटर का यहां बना रहा हूं मैं ना बेटा, वाटर होता है ना, अब उसने क्या बोला, एक और ऑक्सीजन था तो इसके ऊपर लोन पेयर भी तो रहता है ना। ऑक्सीजन पे 6 होते हैं आउटर मोस्ट में, तो 2 से तो उसने बॉन्ड बना लिया, 2 लोन पेयर और बचे, तो 1 लोन पेयर वो इस ऑक्सीजन को दे सकता है ना, क्योंकि इस ऑक्सीजन के पास कितने 6 थे, 1 लोन पेयर हो जाएगा तो 8 हो जाएंगे कंप्लीट। तो ये वाली चीज कोऑर्डिनेट में भी चली जाती है, ऐसा स्ट्रक्चर अगर बना रहा है तो, और ऐसा बना रहा है तो कोवेलेंट में चले जाएगा। और बुक में दोनों स्ट्रक्चर दे रखे हैं, कोवेलेंट से भी बना रखा है उसने और कोऑर्डिनेट से भी बना रखा है, वो शिफ्ट करता रहता है आपस में, जिसमें जिस टाइम स्टेबल रहेगा। क्लियर है? तो दोनों बना लेना इसके। CO2 मैंने बना के बता दिया, कार्बन के 4 डंडे होते हैं, तो कार्बन ने अपने उससे 4 डंडे निकाले, कहीं भी साइड से ऑक्सीजन आया तो वो तो सिर्फ 2 ही डंडे लेके आया, तो इसके 2 डंडे इससे पेयर करेंगे, इसके बचे हुए 2 इससे पेयर करेंगे, बन गया। क्लियर है? हाँ कार्बोनेट मैंने बता दिया, कार्बोनेट बोलते हैं इसको, जितने माइनस उतने H लगा दो पहले। क्लियर है? उसके हिसाब से अब जब भी कोई नॉन मेटल के साथ, ये तुम लिख लेना, ठीक है, नॉन मेटल प्लस हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ये 3 चीज, तो इसको क्या बोलते हैं? ऑक्सी एसिड। ये अगला टॉपिक अपन कल पढ़ेंगे स्ट्रक्चर में, ऑक्सी एसिड। एक हाइड्रोजन होना चाहिए, एक ऑक्सीजन होना चाहिए और एक साथ में नॉन मेटल। जब भी ऐसा आएगा उसको क्या बोलते हैं? ऑक्सी एसिड। ऑक्सी एसिड को बनाने का रूल, कहाँ गया रूल? ये रहा। एक डबल बॉन्ड O खींचोगे, उसके बाद एक OH खींचोगे, उसके बाद क्या करोगे? जितने भी हाइड्रोजन हैं उनको, जो भी उसमें ऑक्सीजन है उनके साथ मिला के OH को सारे खत्म कर दोगे। पहले हाइड्रोजन खत्म हो गए तो ऑक्सीजन उसका कहीं ना कहीं कंपेयर में ज्यादा होता है, नहीं है तो फिर वहीं रोक दो, कोई बात नहीं, ठीक है। तो OH करोगे और
अगर और भी ऑक्सीजन बच रहे हैं तो उनको फिर डबल बॉन्ड से जोड़ते रहो, और लिमिट से ज्यादा जा रहे हो तो कोऑर्डिनेट से जोड़ दो। क्लियर है? कार्बोनेट मैंने बना दिया था सल्फेट वाला, उसमें 2 हाइड्रोजन जोड़ दूं तो क्या हो जाएगा ये H2SO4। ठीक है, अब सल्फर ये बीच में रखा मैंने, सल्फर किसके नीचे आता है बेटा? ऑक्सीजन के नीचे। 1 2 3 4 5 6। इतना क्लियर है सभी को? अब मैंने बताया था कि सेकेंड पीरियड वाले की कोवेलेंसी फिक्स है, थर्ड में तो एक्सटेंड कर सकता है ना वो। जैसे मान लो ये सल्फर किसके नीचे था अपना, ऑक्सीजन के नीचे था, तो ऑक्सीजन 2 डंडे बना सकता है, लेकिन सल्फर तो 4 भी बना सकता है, 6 भी बना सकता है, जितने वो एक्साइट करवा देगा। सामने से जितने बॉन्ड आ जाएंगे बनाने के लिए, ये अपने एक्साइट करवा के बॉन्ड बनाता रहेगा। क्लियर है सभी को? चलो, तो सल्फर के पास ये 6 है। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को दिख गया ना नॉन मेटल, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले एक डबल बॉन्ड O खींचूंगा। क्लियर है? एक OH बनाऊंगा। ठीक है, अब इसके कितने, 2 ऑक्सीजन खत्म हो गए और 1 हाइड्रोजन खत्म हो गया। अब हाइड्रोजन कितने बचे? 1 ही बचा ना, तो उस 1 हाइड्रोजन को एक और बार ऑक्सीजन के साथ जोड़ के पहले OH खत्म करूंगा। ये 2 तो मस्ट है, इसके बाद OH खत्म करोगे, तो एक और मैंने OH लगा दिया है। समझ में आया? तो H तो दोनों खत्म हो गए, ऑक्सीजन कितने, 3 खत्म हो गए, 1 ही बचा ना, तो उस 1 ऑक्सीजन को मैं डबल बॉन्ड O से जोड़ दूंगा। समझ गए कैसे बनाना? और इसका स्टेबल ऐसे बनता है भाई, F डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH और OH। ये थोड़ा दिखने में अच्छा लग रहा है इसीलिए ऐसे बना देते हैं। ठीक है, और इसी को बुक क्या करती है, ऑक्सीजन वाली लाइन में है ना, ऑक्सीजन के नीचे सल्फर, तो ऑक्सीजन ओरिजिनल कोवेलेंट तो 2 ही बनाता है, बाकी एक्साइटेशन में बना रहा है, तो कभी कभी वो इसी स्ट्रक्चर को ऐसा बना देगा। तो दोनों ही स्ट्रक्चर सही है, गलत मत करना, ये भी सही है और ये भी सही है। क्लियर है सभी? कोई डाउट तो नहीं किसी को? ठीक है, ये स्ट्रक्चर होगा, इसके आगे के स्ट्रक्चर फिर मैं कल करवाता हूँ। 2 फोटोज मैंने तुम लोगों को ग्रुप पे भेजी है, ठीक है, उनको खुद से ट्राई करना बेटा घर से। कल में और भी स्ट्रक्चर है, इसके पास अपने कोवेलेंट के होंगे अपने पास 100-150 के आसपास, तो जब इतने बना लोगे ना तो तुम स्ट्रक्चर सीख जाओगे। हाइब्रिडाइजेशन जब निकालना होता है तो डंडे गिनते हैं, दैट्स इट। डबल डंडों को भी 1 गिनेंगे, 1 को भी 1 गिनेंगे, ट्रिपल होगा तो भी 1 गिनेंगे। जितने डंडे उतना हाइब्रिडाइजेशन, इतना ही है, उससे ज्यादा हाइब्रिडाइजेशन है नहीं। और लोन पेयर होगा तो लोन पेयर भी जोड़ देते हैं, जितने लोन पेयर है बस। क्लियर है? ठीक है ना सारे? कोई डाउट तो नहीं किसी को इसमें? कोई एक भी ऐसा स्ट्रक्चर जो नहीं आया हो पूछ लो वापस से, क्योंकि स्ट्रक्चर रेडॉक्स में बहुत काम आएगा। अच्छा, एक चीज और, यहाँ पे अगर मैं कोई सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना हो और जब रेडॉक्स आएगा तो वो कैसे निकालते हो? देखो, OH एक माइनस पे जाता है ना, तो OH पे माइनस, अगर ये बॉन्ड टूट जाता है तो, और वो उस पे 1 माइनस ले गया तो 1 प्लस दे जाएगा। ये OH अगर 1 माइनस से टूट जाता है तो 1 प्लस ये भी दे जाएगा। ये ऑक्सीजन 2 बॉन्ड से जुड़ा है तो दोनों बॉन्ड काटने पड़ेंगे ना, तो ऑक्सीजन -2 से इसीलिए निकलता है, तो ऑक्सीजन अगर -2 से निकला तो इस पे +2 दे जाएगा। ये ऑक्सीजन -2 से निकल जाएगा तो +2 दे जाएगा। तो फाइनली सल्फर के पास कितना आया? 2 3 4 5 6, तो सल्फर की कितनी आई? 6। इसको जब H2SO4 ये अपन ने लिखा था, इसको ये लिखते हैं ना, हाइड्रोजन 1 होता है तो 2 × 1, क्योंकि 2 हाइड्रोजन है, प्लस सल्फर का निकालना है तो X लिख देता हूं। ऑक्सीजन पे 1 पे कितना होता है? -2 × 4, तो -2 × 4 -8 होगा वो, इक्वल टू ओवरऑल पूरे कंपाउंड पे कोई चार्ज नहीं तो 0। X इधर ही रखा, 4 2 -8 उधर जाएगा तो +8, ये उधर चले जाएगा तो ये 2 उधर जाएगा तो -2 हो जाएगा, प्लस का है ना, तो ये क्या आ जाएगा? 6। तो ऐसे आएगा तो भी सेम ही आएगा, ऐसे भी सेम आएगा। बस कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनमें यहां से निकालोगे तो कुछ और आ रहा है, स्ट्रक्चर से निकालोगे तो कुछ और आएगा, और सही वो कौन सा होता है? स्ट्रक्चर वाला, क्योंकि ऐसे में मिस्टेक हो सकती है। स्ट्रक्चर तभी बनेगा जब चीजें स्टेबल होगी, तो उसको बोलते हैं स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट, इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। ये याद रखोगे, तो पूछ के आ रहा है क्वेश्चन में, उस पर डिपेंड करता है। क्लियर है? तो उसके लिए तुमको स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से आने चाहिए। स्ट्रक्चर में गलती नहीं मतलब क्वेश्चन सही, स्ट्रक्चर गलत मतलब आंसर गलत, बात ही खत्म। क्लियर है? चलो ठीक है।